हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का ये हमारा सेशन होगा बजट को लेके। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इंटरिम बजट पेश किया गया। इंटरिम मींस अंतरिम बजट पेश किया गया। तो बजट, अंतरिम बजट क्या होता है, बजट क्या होता है, ये सब चीजों को जानेंगे हम लोग पहले बजट में क्या मिला है नहीं मिला उन चीजों को बाद में समझेंगे। लेकिन जो बजट में जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि राजकोषीय घाटा है ना, तो उनसे आपको लगता हो कि क्या चीज बोल दिया गया। तो हम लोग बजट को पूरा पोस्टमार्टम करने वाले, अब माना जाए कि बजट का ABCD हम बोल A to Z चीज समझेंगे। हर एक चीज, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ऑल अबाउट बजट, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको मिलेगा। बजट कैसे बनता है पार्लियामेंट में सब समझेंगे। जितने भी बजट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हो गए, जितने भी शब्द, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, शब्दावलियां, सब समझेंगे। साथ ही साथ इस जो हमारा बजट है 2024-25, उस बजट का हाईलाइट समझेंगे कि इस बजट में क्या क्या प्रावधान हुए हैं, क्या क्या चीजें एलोकेट हुए, अलग अलग चीजों को। ठीक है, तो बजट को बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो बजट से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में उठेगा, वो सारा सवाल का उत्तर आपको खुद मिल जाएगा। लेकिन वीडियो पूरा देखेंगे तो पूरा बजट समझेंगे अच्छे तरीके से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले तो हम लोग समझेंगे कि इसमें इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहले बात हम लोग समझेंगे कि बजट क्या है। ओके, फिर बजट कैसे बनता है। ओके, फिर हम लोग समझेंगे कि इंटरिम बजट, जैसे अंतरिम बजट को बोलते हैं इंटरिम बजट। अंतरिम बजट क्या होता है, नॉर्मल बजट क्या होता है, एनुअल बजट। फिर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग एनसीईआरटी, आप देखेंगे एनसीईआरटी में एक चैप्टर ही हमारा है, ठीक है, बजट। तो उस चैप्टर को भी हम लोग समझेंगे, उससे क्या क्या चीजें, महत्वपूर्ण चीजें जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सब चीजों को समझेंगे कि बजट क्यों पेश किया था, बजट का क्या उद्देश्य है ना, उन सबको पढ़ेंगे। और साथ में देखेंगे बजट 2024-25 जो कि इस बार बजट पेश हुआ, उसमें क्या क्या प्रावधान है जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा, है ना। चलिए, तो ये जो वीडियो है वो आप मान लीजिए कि बजट का ABCD है। कभी भी कितना भी हर साल बजट आएगा तो केवल आपको बस याद करना होगा कि क्या क्या प्रावधान इस बजट में हुआ, बस वो अगर इस वीडियो को देखते हैं तो, क्योंकि बजट से संबंधित जितना भी डाउट होगा वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बजट का ABCD हम चलते हैं आगे। पहले हम लोग समझेंगे भाई बजट शब्द, ये बजट शब्द है जो क्या है। तो आप समझिए, मैंने यहां पे लिखा है हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, तो फिर हमारे देश में हर साल बजट कैसे क्यों पेश होता है, बजट फिर है क्या। तो पहला बात, हमारे संविधान, जब हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान में कहीं भी इस बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। इस बात को ध्यान रखिए, कहीं भी पूरे संविधान को पढ़ लीजिए, बजट शब्द नहीं है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि बजट शब्द जो आया है कहां से आया है, फ्रेंच का लैंग्वेज है, फ्रेंच का एक वर्ड है, उसको बोलते हैं बॉगट, है ना, बॉगट, उसी से बजट लिया गया है। इसका मतलब होता है लेदर बैग। लेदर बैग मत समझिए पर्स, पर्स क्या होता है, तो ये फ्रेंच का शब्द है बजट, वहीं से निकला है शब्द कौन, बजट, जिसका मतलब होता है एक लेदर बैग होता है। मींस आपका पर्स होता है, पर्स में क्या होता है, पैसे होते हैं। अगर कोई भी आप जाते हैं बाहर सामान खरीदने, कुछ भी जाते हैं, तो पर्स में आपका जितना पैसा होता है उसके अकॉर्डिंग ही सामान को खरीदते होंगे कि आपका बजट क्या है। या दुकानदार भी आपसे पूछता है कितना बजट है कोई सामान खरीदने के लिए, आपके पास कितना बजट का दिखाऊं, तो आपके पर्स में कितने पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका बजट तय होता है। तो जनरली उसी से लिया गया। और बजट कुछ नहीं है, आप इस बात को समझिएगा, हमारे संविधान में इसके बदले एक अलग शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसका हिंदी होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हिंदी क्या हो जाएगा आपका, वार्षिक वित्तीय विवरण। समझेंगे पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, सब समझेंगे। पहले समझिए कि हमारा अनुच्छेद 112, जितना भी मैं अनुच्छेद बताऊंगा वो सब ध्यान में भी रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 112 में क्या लिखा गया है, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष, क्या है वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष जैसे कि आपका नॉर्मल कैलेंडर क्या होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, लेकिन वित्तीय वर्ष जहां भी फाइनेंशियल चीजें हो, फाइनेंस से संबंधित जितना भी, वित्त से संबंधित जितना भी कंपनी हो या सरकारी चीजें हो, जहां भी होगा वहां वित्तीय वर्ष अलग होता है। मतलब ये चालू होता है आपका 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। तो वित्तीय वर्ष हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आपको सामने बोले कि फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, तो आपके दिमाग में वो आना चाहिए कि वो ये वाला साल है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। क्लियर, हर एक बेसिक चीज आपको बताएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में उसी जिस वित्तीय वर्ष, जैसे कि जो आने वाला वित्तीय वर्ष है, संबंध में उस वर्ष के लिए भारत सरकार की
अनुमानित, अच्छा अनुमानित कह दिया, अनुमानित मतलब कि एक एस्टिमेट करते हैं कि इतना खर्चा करेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, ठीक है, हम आएंगे बजट पे। तो यहां पे जो लिखा कि वित्तीय वर्ष के संबंध में उस वर्ष के लिए मतलब ये क्या हुआ, हम अनुमान किसके लिए करेंगे, फ्यूचर के लिए करेंगे, मतलब जो साल आने वाला है ना, जो साल आने वाला होगा, ठीक है। भारत से अनुमानित प्राप्ति, सरकार कितना पैसा सरकार के पास आ रहा है, और व्यय सरकार कितना खर्चा कर रही है का एक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे। पता ड्यूटी किन का है रखवाने का, प्रेसिडेंट का है, प्रेसिडेंट का ड्यूटी है, प्रेसिडेंट का है ड्यूटी, जैसे कि राज्य में गवर्नर का ड्यूटी, प्रेसिडेंट का ड्यूटी है कि पूरे साल में कितना प्राप्ति होगा, कितना खर्चा होगा, उस सब का एक वित्तीय विवरण पेश करवाएगी राष्ट्रपति। कहां, सदन, कहां मीन्स आपका दोनों सदन, तो लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक। तो आर्टिकल 112 में यही है, इसी को हम लोग बजट बोलते हैं, इसी को हम लोग बजट समझते हैं। जितना भी एक साल के अंदर सरकार जितना कमाएगी, मतलब बजट का डिफिनीशन एकदम नॉर्मल शब्दों में समझेंगे, सरकार एक साल में जितना पैसा कमाएगी अलग अलग क्षेत्रों से, सरकार एक साल में जितना पैसा खर्चा करेगी अलग अलग क्षेत्रों पर, उसी का डिटेल स्टेटमेंट ही कहलाता है बजट। समझ रहे बात को। अगर एक नॉर्मल आदमी का बजट ले ले तो आदमी का क्या इनकम है और आदमी का क्या एक्सपेंडिचर है, वही होता है उसका बजट। समझ बात। तो बजट यही है। हमारे संविधान में आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण इस्तेमाल किया गया शब्द बजट की जगह पे, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए हम लोग चलेंगे अब आगे। क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा बजट का इतिहास देखेंगे। जनरली हमारे देश में जो बजट आप देखते हैं कि हर साल पेश होता है ना 1 फरवरी को, तो थोड़ा सा इतिहास समझेंगे। हालांकि कुछ कुछ इसमें से टर्म जो एग्जाम में याद रखने लायक है ना, बाकी नहीं भी याद रखे चलेगा, क्योंकि आप लोग एमसीक्यू के माध्यम से चीजों कर लेंगे। तो पहली बार भारत में बजट इस्तेमाल मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था। बजट शब्द या बजट सबसे पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था 1860 में। देखिए डेट 1860 मतलब समझ रहे ना कि ब्रिटिश के समय, ठीक है। 1860 में पहली बार बजट ब्रिटिश के समय में आया था। जेम्स विल्सन, इस आदमी का नाम है, फादर ऑफ इंडियन बजट बोलते हैं इनको, ठीक है। भारतीय बजट का पिता बोलते हैं, क्योंकि भारत में सबसे पहली बार बजट लाए थे जेम्स विल्सन 1860 में। और पेश कब किया था उन्होंने बजट को? 1869 में। ये हो गया। हमारा देश आजाद हुआ 1947 को। तब सबसे पहली बार बजट पेश किए आर के सन्मुखन सेठी, है ना, ध्यान रखिए, आर के सन्मुखन सेठी। पहला बजट स्वतंत्र भारत का 1947 को 26 नवंबर 1947, डेट लिख लीजिएगा, हो सकता है पूछे, सब पूछता नहीं, ठीक है। तो 26 नवंबर 1947 को। आप इस वीडियो को देखने के बाद बजट से संबंधित कुछ भी होगा, हिस्ट्री हो, बजट से संबंधित टर्मिनोलॉजी हो, सब बना दीजिएगा। 26 नवंबर 1947 को। फिर हमारा जब भारत गणतंत्र हुआ, गणतंत्र मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र होगा, हमारा संविधान लागू होगा। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट, ध्यान रखिए, स्वतंत्र भारत बोलेगा सन्मुखन सेठी, ठीक है, और गणतंत्र भारत बोलेगा जॉन मथाई, है ना, जॉन मथाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और शब्द ये आप देखिए, वो तो नया साल मानते ब्लैक बजट का पेश हुआ था। ब्लैक बजट मतलब क्या हुआ? इसको काला बजट क्यों बोला गया? काला बजट, अच्छा काला कोई भी काला कानून बोलते तो खराब से संबंधित था। तो ब्लैक बजट इसलिए बोला जाता है 1973-74 वाला बजट को। 1973-74 के लिए जो बजट पेश किया गया उसको काला बजट इसलिए बोला जाता है। इसके पीछे कारण है, क्यों? क्योंकि 1971 में बांग्लादेश वाला युद्ध हुआ था। भारत की स्थिति खराब हो चुकी थी, है ना, भारत की स्थिति जो थी वो सही नहीं था, फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं था भारत का। ऊपर से भारत का जो बजट पेश हुआ उसमें राजकोषीय घाटा 570 करोड़ के आसपास था, ठीक है। तो वो उस समय के लिए बहुत बड़ा फिगर था। इसलिए जो आप समझिएगा कि जो ब्लैक बजट है ना, ब्लैक बजट जो है 1973-74 के बजट को बोलते हैं। सवाल पूछ देगा कि 1973-74 ब्लैक बजट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर? एक सेकंड, थोड़ा सा ओके, थोड़ा सा बैटरी लो हो गया था। अब देखिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब सबसे ज्यादा बजट कोई फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जो सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है संसद में, वो कौन है? मोरारजी देसाई। 10 बार, ध्यान रखिएगा, 10 बार लगातार पूछेगा। लगातार मतलब कि हर साल लगातार। तो ये पेश किए हैं 6 टाइम। कितना बार? 6 बार लगातार। ये 10 बार मतलब कहने का मतलब हो गया कि
कभी सरकार उसकी नहीं रही होगी, तब उसके बीच में कोई और पेश किया, फिर सरकार बनी, तो लगातार 6 बार किए हैं। और सबसे ज्यादा बजट ऐसे पूछा है तो 10 बार, 10 बार ये इंडिविजुअली बजट पेश किए। सबसे ज्यादा महिला द्वारा बजट पेश किया जाने वाला महिला निर्मला सीतारमन, कितना बार? 6 बार। 6 बार में इसमें 5 बार फुल बजट, 5 बार फुल बजट और 1 बार इस बार वाला इंटरिम बजट है ना, अंतरिम बजट। अंतरिम बजट क्या हो सब समझाएंगे, अभी देरी से रुकेगा। तो लगातार मतलब फिर भी इनका भी 6 बार, तो ये मोरारजी देसाई के बराबर हो चुकी है। तो ये सवाल हो सकता है एग्जाम में बन जाए इस बार, क्योंकि नया चीज है, रिकॉर्ड कायम किया गया। निर्मला सीतारमन के द्वारा सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने में इक्वल हो चुके हैं मोरारजी देसाई के, 6 बार बजट पेश कर चुके हैं। पहली बार महिला को बजट पेश की थी तो वो थी आपकी इंदिरा गांधी, ठीक, इंदिरा गांधी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा देर तक बजट में भाषण देने वाली महिला भी कौन है आपकी? निर्मला सीतारमन। 2 घंटा 42 मिनट 2020 का जब बजट पेश किया था 2020-21 के लिए, तो 2 घंटा 42 मिनट तक भाषण दी थी। इस बात को ध्यान रखें, 2 घंटा पूछ सकता है कि लॉन्गेस्ट बजट स्पीच डिलीवर, सबसे बड़ा लंबा भाषण स्पीच दिया गया बजट के लिए किसने? तो पहला तो निर्मला सीतारमन, कितनी देर के लिए? 2 घंटा 42 मिनट के लिए। लेकिन शब्दों में पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि सबसे बड़ा बजट स्पीच शब्द में, कि सबसे ज्यादा शब्द इस्तेमाल किया गया बजट में। जैसे आप देखिएगा जब भी बजट होता है ना, तो आप बजट इंडिया का वेबसाइट है, इंडिया बजट वेबसाइट करके उसे ओपन करिएगा तो उसमें वर्ड फाइल आपको मिल जाएगा। जो बजट बोलती है फाइनेंस मिनिस्टर, वो पूरा बजट का लाइन बाय लाइन लिखा रहता है। तो सबसे ज्यादा जो बजट में शब्द इस्तेमाल किया गया वो मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था 1991 के बजट में, है ना, 18,650 शब्दों का। ठीक है, तो देखिए इतना चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपके देश के जो बजट्स हैं वो कैसे कैसे, पहले 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ, 69 में सबसे पहला बजट, है ना। देश आजादी के बाद सरमुखन सेठी, गणतंत्र के बाद जॉन मथाई, सबसे ज्यादा बार देसाई जी, फिर महिला में सीतारमन, पहली बार महिला इंदिरा गांधी। इतना ध्यान में रखना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अभी और चीजें गए बजट में, हमने देखा चेंजेस इन बजट, बजट में क्या परिवर्तन आया, है ना, बजट में क्या क्या परिवर्तन आया, इस बात को समझेंगे, है ना। आगे सब कुछ बाइलिंगुअल है, इससे परेशान नहीं होना कि केवल इंग्लिश में चीज आ रहा है, क्योंकि सब हिंदी इंग्लिश में कोई मतलब ही नहीं रखता। आगे पूरा सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में। बजट में क्या क्या परिवर्तन आया, देखिए हमारा देश हमेशा कॉलोनी रहा है ना, उपनिवेश रहा अंग्रेजों का। तो जब हमारा जब बजट जो आता था ना, वो सब शाम के 5 बजे आता था। क्यों? 1999 तक हमारा बजट शाम को 5 बजे पेश होता है। क्यों? ये टाइमिंग मैच कर रहा है इंग्लैंड के टाइमिंग से। हम लोग का टाइमिंग है जो इंग्लैंड के टाइमिंग से, ब्रिटेन के टाइमिंग से 5.5 घंटा हम लोग आगे। तो शाम के 5 बजे अगर ये पेश होगा शाम के 5 बजे, तो आप सोच लीजिए कि इंग्लैंड में अगर बजा है, देखिए इंग्लैंड से हम लोग कितना घंटा आगे हैं? 5.5 घंटा। ठीक है, इंग्लैंड से हम लोग कितना घंटा आगे हैं? 5.5 घंटा, 5.5 घंटा। तो हमारे यहां अगर 5 बजे बजट पेश हो रहा है शाम को, तो जाहिर सी बात है कि वहां इंग्लैंड में कितना 11:30 पेश होगा, है ना, 11:30 ये जो ओरिजिनल टाइम है इंग्लैंड के लिए। लेकिन इसीलिए ये सब सिस्टम हटाएगा, नहीं हटाओ, हम आजाद हो चुके हैं। तो 1999 से में जो पहला था, 1999 से लेकर 2000 में जो पहला बजट पेश हुआ था 1999-2000 वाला, उस समय से हमारा बजट जो है अभी 11 बजे पेश होता है हर साल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये चेंज कब हुआ? 1999 में। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या हुआ? हर बार जो बजट पेश होता था ना, तो फरवरी के लास्ट दिन में, है ना, लास्ट दिन में 28 फरवरी को पेश हुआ, 28 या 29 फरवरी जो भी होता था। लेकिन अब हमारा बजट क्या है? 1 फरवरी को पेश होता। कब? जब मोदी सरकार बना था, सिंस 2017 से हमारा बजट है जो फरवरी में पेश होना स्टार्ट हुआ। 1 फरवरी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए पहले क्या था कि रेलवे बजट और यूनियन बजट। अभी देखते हैं कि रेलवे के लिए जो भी बजट होता है वो एक ही में, हमारा जो बजट पेश होता है उसी में शामिल रहता है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि 2017 से पहले ये रेलवे बजट और यूनियन बजट, रेलवे बजट और हमारा जो बजट है केंद्र का बजट, वो 1924 में अलग हो चुका था। 1924 में कहा गया कि जो रेलवे का बजट है उसको सेपरेट से अलग से वो बजट उसका पेश होगा, रेलवे बजट कहलाएगा, और हमारा देश के लिए जो बजट होगा नॉर्मल चीजों के लिए वो अलग होगा। तो 1924 में अकवर्थ कमेटी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीएस का सवाल हो जाता है थोड़ा सा। अकवर्थ कमेटी के सिफारिश पे 1924 में रेलवे बजट को यूनियन बजट से अलग कर दिया गया था। तब से लेके 2017 तक के बजट ऐसे ही चल, 2017 से पहले तक मतलब, ठीक है, 2016 में
2016 में सितंबर में ये मर्ज हुआ कि नहीं है, साथ में होगा पेश। और 2017-18 जब बजट पेश हुआ था तो वो साथ में पेश हुआ, अब भी साथ में होता, कभी अलग नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये बजट का थोड़ा सा हम लोग चेंजेस देखें कि कैसे कैसे बजट में पहली बार बजट में सब टाइमिंग चेंज 1999 में है ना। 2017 में बजट 1 तारीख से पेश होना स्टार्ट हुआ और 2017 में रेलवे बजट को शामिल भी किया गया था, ये ध्यान रखिए 2017 में ही शामिल किया गया था जब, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हम चलेंगे आगे। अब देखिए ये मैंने बजट क्यों लाते हैं भाई, बजट क्या है, तो हमने बताया बजट क्या है, कहां से पैसा आता है, कहां पैसा जाएगा, ये तो बजट का मेन है ना कि बजट कहां से, पैसा कहां से आता है कहां जाएगा, ये तो बजट है। और साथ ही साथ बजट बताता है विजन, सरकार की क्या विजन है, सरकार का क्या पॉलिसी रहेगा, फाइनेंशियल क्या पॉलिसी रहेगा सरकार का, कि सरकार अपने मतलब जब जिस साल के लिए बजट पेश करेगा उस साल सरकार क्या क्या नीतियां ला रही है, सरकार क्या क्या चीजें ला रही है कि सरकार का इकोनॉमिक ग्रोथ हो, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, है ना, इकोनॉमी के लिए क्या क्या सरकार करेगी, उसका विजन भी रहता है ना। तो वो और साथ में जैसे मैंने यहां पे डाला है, एक मेरा दो तेरा, ये क्या है, बांटना, हर एक मिनिस्ट्री को, हर एक डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिलेगा ये बजट में ही तय होता है, ये बजट में ही तय होता है कि कितना पैसा मिलने वाला है, ये हमारा बजट में ही तय होता है। मतलब आप समझ सकते हैं पैसों का बंटवारा, पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां जाएगा, क्या हम लोग अगले आने वाले साल में क्या चीज करने वाला है, यही बजट होता है, ठीक है। देखिए एक चीज हम बताते हैं आप लोग को, ठीक है, कि बजट कभी कभी जैसे बहुत सारा चीज आता है ना, एक आता है बजट, है ना, बजट, ओके, एक आता है आपका बजट, एक होता है इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, हिंदी में बोलते हैं इसको आर्थिक सर्वेक्षण। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, ये ध्यान रखिएगा, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे बाद में, ओके। तो जो बजट होता है, ठीक है, जो बजट होता है वो होता है आने वाला साल का लेखा जोखा। मतलब जब बजट पेश होता है ना फरवरी में, तो वो उस फाइनेंशियल ईयर में क्या खर्चा करेगी सरकार, कितना कमाएगी सरकार, उसी का होता है लेखा जोखा फाइनेंस बजट। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे उल्टा है, कितना सरकार खर्चा कर दिया पिछले साल में वो बताती है इकोनॉमिक सर्वे, सरकार का कितना पॉलिसी कितना चला, जितना भी सरकार योजना लाए वो कितना चला, कितना परफॉर्म किया, उसको बताती है इकोनॉमिक सर्वे। तो इसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे आगे संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान मतलब हमारा ये जो बजट हम पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ टर्म्स का इस्तेमाल होगा या कुछ टर्म्स के बारे में हमें जानना चाहिए कि हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है बजट को लेके। बजट सिंपल चीज नहीं है कि बस बोल दिए बजट तो पैसा आ रहा जा रहा है। अब बजट में कैसे पैसा आएगा, क्या आएगा, उसके लिए कौन कौन सा आर्टिकल में वर्णन है, क्या क्या चीजें हैं, तो संवैधानिक प्रावधान अगर ये समझ लिए तो बजट से संबंधित सब आर्टिकल कंप्लीट है ना। जितना भी आर्टिकल्स है बजट से संबंधित वो हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर। अब हमें आर्टिकल्स 112 दिखता है, हमने ऐसे दो भागों में बांटा है, क्यों, एक यूनियन और एक स्टेट, क्योंकि बजट हमारा राज्य में भी पेश होता है, बजट हमारे केंद्र के लिए भी होता है, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान है, दोनों का रूपरेखा एक है, लेकिन दोनों के लिए आर्टिकल्स अलग अलग दिए गए सेपरेट। क्योंकि हमारा हम लोग पता है कि जब बजट का जब हम लोग पढ़ते हैं संविधान के जो भाग पढ़ते हैं तो यूनियन संघ के लिए अलग है, राज्य के लिए अलग है ना। तो अब हमारा स्टेट के लिए और यूनियन के लिए बजट जो है, सॉरी जो आपका आर्टिकल्स हैं वो आराम से याद हो जाएगा, ऐसा कोई डरना नहीं है कि यहाँ पे इतना सारा आर्टिकल्स कैसे याद होगा, लेकिन ये आर्टिकल ध्यान में रखना है बाबू, ओके। तो अब इसको समझिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड, क्लियर, यहां तक आप समझिए बात, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ है आर्टिकल 112, आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 मैंने पहले बता दिया कि बजट के जगह पे आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही वर्णन, हमारे संविधान में कहीं भी बजट जैसा शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। तो आर्टिकल 112 क्या कहता है कि सरकार का या देश का जो भी हो, एक साल के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर जितना भी आपका पैसा आया, प्राप्तियां और पैसा गया, खर्चे का विवरण
ही कहलाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट इज आर्टिकल 112। इसमें 90 जोड़ दो, स्टेट पहुंच जाओगे। 90 जोड़ दीजिए, आप स्टेट पहुंच जाइएगा। ठीक है, बहुत सारा मैं आर्टिकल्स ऐसे याद करवा दूंगा कि 90 और 89 जोड़ के आप सीधे यूनियन से राज्य चले जाएंगे। तो आर्टिकल 202 कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ स्टेट। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 112 याद हो गया, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। ठीक है, आर्टिकल 113 आएंगे। आर्टिकल 113 डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदानों की मांग। अनुदानों की मांग ये क्या है भाई? अनुदानों की मांग क्या है? अनुदान मतलब क्या होता है? पैसा। ग्रांट मतलब तो कितना ग्रांट आपको मिल रहा है, कितना पैसा आपको मिलने वाला, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिलने वाला, किस डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे अनुदानों की मांग है, मतलब कितना ग्रांट्स उस अनुदान उस डिपार्टमेंट्स ने मांगा है, उस पे वोटिंग होता है। शिक्षा विभाग का जो भी, जैसे कि आप अब अगर जैसे होता है ना कि आप घर में पैसा मांगते हैं, ठीक है, कोई भी चीज के लिए पैसा मांगते हैं, तो जैसे कि 4-5 हजार जितना ही मांगते हैं पैसा, तो जो पैसा आप मांगते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी, अगर आपने पैसा मांगा, मान लेते हैं मम्मी से मांगा या पापा से मांगा, तो वोटिंग हो जाता है, इतना इतना देना है कि नहीं, इतना देना है कि नहीं। तो वो उसी तरह से आपका हुआ, कोई भी अनुदान होगा, उस जो भी कोई भी डिमांड्स होंगे अनुदान के लिए, उस पर वोटिंग होता है। ये है डिमांड फॉर आर्टिकल 113 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि पैसा जितना मांग लिया उतना पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिर एक है आपको आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन बिल। देखिए, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है विनियोग। विनियोग मतलब पैसा निकालना ही समझे। ठीक है, अप्रोप्रिएट मतलब निकालना। अप्रोप्रिएशन बिल मतलब विधेयक। पता है कि कोई भी एक्ट बनने से पहले वो क्या होता है? बिल होता है, विधेयक होता है। जितने भी आपके पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो पहले बिल होता है, क्योंकि दोनों सदन में पेश होगा, लोकसभा में, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे, तभी जाके वो एक्ट बनेगा। तो एप्रोप्रिएशन विनियोग विधेयक को समझने से पहले आर्टिकल 266 समझना जरूरी है। अब आर्टिकल 266 का 3, आर्टिकल 266 का 3 जब बजट पढ़ेंगे तो इस आर्टिकल को पढ़ना 100% जरूरी हो जाता है कि आर्टिकल 266 का 3 क्या है। अभी जब पैसा बजट में आएगा, कहां से आएगा? कहां से बजट में पैसा आएगा खर्चा करने के लिए? कहां जमा होता होगा पैसा, जहां से निकालते होंगे? कौन है वो निधि, फंड? वो है आपका भारत का संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आगे हम लोग देखेंगे तीनों फंड के बारे में, 3 तरह के फंड है, अच्छे तरीके से समझेंगे। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ओके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्यों का भी संचित निधि होता है और भारत का भी संचित निधि होता है। राज्यों का भी संचित निधि होता है, भारत का भी संचित निधि होता है। इस संचित निधि से लिखा गया नो मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड, कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? यहां लिखा एक्सेप्ट, अपवाद क्या लिखा? इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड फॉर द पर्पस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जिस नियम, जिस कानून के बारे में लिखा गया उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं। मतलब कि जब भी किसी भी सरकार को संचित निधि से पैसा निकालना है, देन उसको एक एक्ट बनाना पड़ेगा, एक कानून बनाना पड़ेगा। कानून मतलब कि एक बिल पेश कराना है और उस पास होगा तभी पैसा निकाल सकता है। वो बिल क्या कहलाता है? अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक, आर्टिकल 114। यही आपका विनियोग विधेयक। ठीक है, पैसा निकालने के लिए आपको बिल रखना पड़ेगा, बिल पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, पैसा निकालिए। ऐसा नहीं जब पैसा निकालनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आर्टिकल 116 आता है, ये क्या? वोट ऑन अकाउंट। ये वोट ऑन अकाउंट समझना जरूरी है, क्योंकि हमारा इस बार का बजट कोई एनुअल बजट नहीं है, फुल बजट नहीं है। ठीक है, एनुअल बजट मींस कि जो जनरल बजट पेश होता है हर साल, एक साल में ये क्या खर्चा करने वाले हैं। लेकिन जब सरकार बनना होता है ना, जैसे कि लोकसभा का चुनाव है ना, तो सरकार बनना होता है, तो अब अनसर्टेनिटी है कि सरकार रहेगी कि नहीं, हो सकता अगला नया सरकार चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए फुल बजट मतलब एनुअल बजट नहीं पेश होता, उसके पहले आपको इंटरिम बजट पेश करना पड़ता है, अंतरिम बजट। है ना, हम लोग आगे देखेंगे पूरे अच्छे तरीके से कि अंतरिम बजट क्या होता है ना, समझेंगे। लेकिन अभी क्या है कि अंतरिम बजट है ना, वोट ऑन अकाउंट उसी का भाई है, मान लीजिए। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट उसी का भाई है। कैसे? अब देखिए, वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या? लेखा अनुदान। लेखा अनुदान, अनुदान मतलब पैसा पे आ गया, अनुदान मतलब पैसा ही होता है, लेखा मतलब अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि देखिए, बजट 1 तारीख को स्पीच दिया, 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितना उन्होंने बोला, कितना डिपार्टमेंट कितना पैसा दे रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो गया, ऐसा नहीं होता है।
बजट बनना एक 6 स्टेज में बजट बनता है, लग जाता है 3-4 महीना या 2 महीना लग जाता है, मतलब सारे डिपार्टमेंट में पैसा पहुंचने में टाइम लगता है। तब तक 1 फरवरी को पे सबने कर दिया, 31 मार्च को तो साल खत्म हो जाएगा, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, तब जाके चलाना होगा 1 महीना या 2 महीना जब भी बजट बनने में, क्योंकि बजट ऐसा तो नहीं कि सेशन डेली चलता है लोकसभा राज्यसभा का, संसद का जो सेशन है वो तो वही छुट्टी गैप पे चलता है ना। बजट सेशन जो चल रहा है तो ऐसे डेली बैठ रहे हैं हम, डेली काम में लगा, ऐसा नहीं होता है, आराम से होता है। तो जब 31 मार्च के बाद पैसा की जरूरत पड़ेगा कोई भी सरकार को, अभी इंटरव्यू में नहीं बता रहे, अभी हम बता रहे वोट ने कौन, 31 मार्च के बाद कोई भी पैसा की जरूरत पड़ेगा सरकार को, तो कहां से यूज करेंगे, कहां से एक्सपेंसेस को, तो उन महीनों के लिए 1 से 2 महीनों के लिए ध्यान रखिए, उन 2 महीनों के लिए 1 से 2 महीनों के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए, एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा चाहिए, वो एक एडवांस में वोट ऑन अकाउंट पास करवा लेती है। तो वोट ऑन अकाउंट ये पास जब हो जाएगी आपका संसद में, तो कुछ पैसा एडवांस से मिल जाता है, उससे काम चला लेता है ना, फुल नहीं मिलता, कुछ पैसा मिलता है, इस बात ध्यान रखिएगा। इंटरिम बजट इसी का भाई है, इंटरिम बजट इसी तरह से है, लेकिन इंटरिम बजट थोड़ा सा अंतर है, इसमें 1-2 महीना का नहीं है। इंटरिम बजट फुल बजट की तरह होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है, हम आगे बताएंगे अच्छे तरीके से। लेकिन अभी वोट ऑन अकाउंट समझिए, वोट ऑन अकाउंट अभी इंटरिम बजट थोड़ा सा अलग है, बताएंगे आगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, अभी नहीं ध्यान रखना, आगे चलते हैं। हाँ, तो हमारा ये हो गया, तो इसमें 90 जोड़ दिया तो आपका राज्य वाला भी आर्टिकल याद हो जाएगा, तो सब याद होगा। 112 में बजट, 113 में कितना पैसा लाना है, अनुदानों की मांग पर वोटिंग होगा, 14 में विनियोग विधेयक, 116 में लेखानुदान, ये पूछता है, ठीक है, ये एग्जाम में हमेशा पूछता है, ध्यान रखिए। 115 आर्टिकल पूछेगा, आर्टिकल 115 पूछेगा, एक्सेस ग्रांट, मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट को देना था 100 करोड़, उसको खर्चा होगा 120 करोड़, तो एक्सेस ग्रांट रखेगा, एडिशनल ग्रांट रखेगा, है ना, वो अलग होता है, वो सब ध्यान रखो, वो सब एक ही के अंदर आया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या हमारा है, हाँ, ये है आपका बजट पारित होने का जो प्रोसेस है, 6 प्रोसेस है, ठीक है, 6 प्रोसेस, बजट जो पास होगा 6 स्टेज के तहत पास होगा पार्लियामेंट में, तो 6 प्रोसेस में तो समझिए कि टाइम तो लगेगा ना, ऐसा तो नहीं कि एक दिन में सब हो जाएगा। तो पहला जो बजट का जो आप बोल सकते हैं सीढ़ी है, वो है आपका जब फाइनेंस मिनिस्टर हमारे बजट की प्रस्तुति करती है, तो बजट का जो स्पीच दिया ना, बजट का स्पीच दिया, बजट का जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसका जो स्पीच देती है ना, वो हो जाता है पहला स्टेज। उस दिन 1 फरवरी को बजट का पहला स्टेज कंप्लीट। उसके बाद आता है जनरल डिस्कशन, बजट में जो सर बोल देती है उसके ऊपर होता है बहस। क्या होता है? बहस होता है, डिस्कशन होता है ना, डिस्कशन होता है। जनरली इसमें बहुत कुछ होता है, उसमें कुछ कटौती प्रस्ताव होती है, इतना कट करिए, इतना पैसा कम करिए, ज्यादा दे रहे हैं उसको, ज्यादा दे रहे हैं उसको, तो उस तरह से होता है डिस्कशन, तो जनरल डिस्कशन। थर्ड स्टेज क्या आपका है? स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटी। अच्छा, डिपार्टमेंटल कमिटी क्या है? आप जब पढ़ेंगे, मैंने पढ़ाया आपको पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट की कमिटी पढ़ाया। संसद में बहुत सारी समितियां हैं, अलग अलग वित्तीय समितियां है ना, तो अलग अलग समिति का अलग अलग काम है, अलग अलग डिपार्टमेंट का, तो वो समितियां जांच करेगी किसको पैसा मिल रहा है, सही मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इतना कम मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, एक एक चीज का स्क्रूटनी करना, यह है आपका विभागीय समिति। तो कभी कभी जानते हैं सवाल कैसे आता, बजट का स्टेज पूछ देगा, उसको आरोही क्रम में सजाने के लिए पहले कौन सा होता है, तो ध्यान देना कि बजट की प्रस्तुति फिर चर्चा, पहले कोई चीज देखें तभी उसको चर्चा होगा ना, प्रस्तुति करेंगे, चर्चा करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। फिर आता है आपका वोटिंग ऑन डिमांड। देखिए वही चीज है ना, अभी हमने बात किया आर्टिकल 113, आर्टिकल 113 जिसमें बोला कि वोट होता है, जितना पैसा मांगे उतना मिल नहीं जाएगा, उसमें वोट होगा, पास होगा तभी मिलेगा। यह है अनुदानों की मांग पे मतदान। ये सब हो चुका है, सारा नौटंकी कंप्लीट हो गया, तो अब अगला क्या आएगा? पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन। ये मैंने बता दिया पहले, अप्रोप्रिएशन में तो पैसा निकालना है, तो ये पास करवाइए तभी तो पैसा निकलेगा, क्योंकि लिखा हुआ नो मनी, कोई पैसा नहीं निकाल सकते हैं भारत के संचित निधि से बिना लॉ बनाए। तो जब आपने बजट में इतना प्रावधान कर दिया है, सब निकले कहां से? तो भारत का जो निधि है, फंड है, उसमें से पैसा निकालने के लिए आपको पास करवाना पड़ेगा। आप ये पास हो गया तो पैसा निकाल सकते हैं, या कुछ, अब ये ठीक है पैसा निकाल लेंगे, अब ये कुछ फाइनेंशियल चीजें, जैसे कुछ वित्त विधेयक क्या होता है, आर्टिकल 17 वित्त विधेयक है, मैंने पढ़ाया आपको अच्छे तरीके से वित्त विधेयक में क्या क्या चाहिए। लेकिन कभी कभी वित्त विधेयक में क्या होता है कि जो भी आपके जो पॉलिसीज है ना, सरकार की जो पॉलिसियां हैं,
वित्त से संबंधित उन पॉलिसीज को पास करवाने के लिए, उन पॉलिसीज को कराने के लिए वित्त विधेयक पास करना पड़ता है। ये 6 स्टेज हो गया, मतलब बजट पूर्ण रूप से हो गया, सबको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बजट का प्रोसेस मिले आप लोगों ने, कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे कंपोनेंट ऑफ बजट। कंपोनेंट्स ऑफ बजट मतलब बजट के कंपोनेंट का हिंदी हो जाएगा आपका मतलब बजट में क्या होता है, जनरली है बजट में क्या होता है ना, बजट में क्या होता है मतलब पैसा क्या होता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। बजट 2 तरह के, इसके अंदर बजट में 2 तरह की चीजें मिलेंगी आपको, एक तो रेवेन्यू कहलाएगा, एक कहलाएगा आपका कैपिटल। क्या ये कैपिटल रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू कैपिटल क्या है उसको बताएंगे बहुत ही डिटेल तरीके से। कभी भी कोई पूछ देगा तो आप गलत नहीं कर पाएगा, इतना मैं गारंटी देता हूं, आप हर एक चीज का उत्तर कर पाएंगे। अगर कोई पूछ दे रेवेन्यू रिसीट क्या है, तो बजट में मान लीजिए कि बजट में 2 तरह के खाते हैं, एक रेवेन्यू खाता है, कैपिटल खाता है। ये 2 शब्द का इस्तेमाल होगा, रेवेन्यू कैपिटल हर जगह। पूरा बजट पढ़ेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब आदमी को समझ में आएगा, कोई पढ़ाता है पूरा बजट इस बार इतना इतना हुआ, लेकिन अब आदमी को समझ में नहीं आएगा कि रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है, तो कैसे पढ़ेगा। मैंने यहाँ हिंदी लिखा, रेवेन्यू तो राजस्व होता है, कैपिटल मतलब पूंजी होता है। चलो ठीक है, पूंजी सबको पता था, लेकिन ये कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, अब देखिए बजट में 2 तरह के खाते हैं, बजट में 2 तरह के पैसे हैं, एक तो रेवेन्यू वाले पैसे, कैपिटल वाले पैसे। रेवेन्यू वाले में 2 तरह के हो जाएगा, एक तो पैसा आया, एक तो पैसा गया। कैपिटल में एक तरफ पैसा आया, पैसा गया, मतलब राजस्व प्राप्ति, राजस्व खर्चे, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत खर्चे। क्या है वो हम सब पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स। जो भारत सरकार का खाता है ना, उसमें क्या क्या पैसा, 3 जो फंड है ना, हम लोग पढ़ते हैं कि भारत सरकार के पास 3 फंड है। 3 फंड कौन कौन है समझेंगे। 3 फंड में पैसा कौन कौन सा पैसा डलाता है उसमें, तो पहला फंड को बोलते हैं संचित निधि, भारत का संचित निधि, आर्टिकल 266 का 1। अभी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे ना, आर्टिकल 266 का 1 क्या है, संचित निधि, है ना। फिर एक होता है कंटीजेंसी फंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं आकस्मिक निधि। कंटीजेंसी इसका नाम ही, मतलब अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब इमरजेंसी में पैसा जरूरत पड़ जाए तो क्या बिल बनाएंगे, भूकंप आ जाएगा, आपदा आ जाएगा, है ना, तो क्या हम उसको, अगर माने कहीं आपदा आ जाए, उसमें पैसा जरूरत पड़े 1000 करोड़ रुपया, तो क्या 1000 करोड़ अगर पैसा जरूरत पड़ेगा उस आपदा के लिए, तो क्या सरकार फिर अप्रोप्रिएशन बिल रखेगी, फिर पैसा पास होगा, फिर निकलेगा, तब जाके, तब तक तो यार बहुत कुछ हो जाएगा। तो उसमें क्या चाहिए, जैसे आप लोग देखते हैं ना कि एक तो आप बजट बना के चलते हैं अपना, जहां भी रह रहे हैं ना पैसा, लेकिन कभी कभी आपको कुछ अलग चीज करना होता है, जो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर है, खर्चा हो जाता है, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, एक सेविंग करके रखते हैं ना, अपना पैसा सेविंग करके रखते हैं, उसमें से निकाल लेते हैं। तो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए कॉन्टिजेंसी फंड का निर्माण किया गया। इसका एक लिमिट होता है, हर एक राज्य का अलग अलग होता है, सेंटर का अलग अलग होता है, उसमें पैसा जमा रहता है पहले से, है ना, उसमें पैसा जमा रहता है पहले से, जब भी जरूरत पड़ता है तो निकाल लेते हैं, और फिर जब बजट पास होएगा ना, जब बजट मतलब फिर बाद में पैसा बिल बना के फिर इसमें डालना ही पड़ता है, उसको फुल रखना है इतना, ऐसा नहीं कि इसमें निकालते जाएंगे खत्म हो जाएगा एक बार, नहीं। अगर 200 करोड़ निकाला तो फिर हमको 200 करोड़ फिर बाद में डालना पड़ेगा अलग से प्रावधान बना के, ठीक है, इस बात ध्यान रखेगा, ठीक है। इसके लिए सबके लिए मेजर हेड होता है, जैसे मेजर हेड में तो आप समझिए बात को कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। मेजर हेड होता है मतलब आप एक कोड होता है 4 अंक का, ठीक है, जैसे बोलते हैं खाता नंबर। अब ये समझिए सरकार का एक एक हिसाब है ना, एक एक हिसाब जो होता है वो मेजर हेड के थ्रू सब डलाता है कि मेजर हेड इतना नंबर है, उसमें कॉन्टिजेंसी फंड वाला पैसा जाएगा, मेजर हेड इतना नंबर उसमें रेवेन्यू वाला पैसा जाएगा, मेजर हेड इतना नंबर उसमें कैपिटल वाला पैसा जाएगा। उसका क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से 4 अंक का होता है मेजर हेड। तो मेजर हेड तो कॉन्टिजेंसी फंड के लिए अलग से मेजर हेड है, उसमें पैसा आपको डालना ही पड़ेगा, अप्रोप्रिएट करना ही पड़ेगा पैसा, ये ध्यान रखेगा। तो कॉन्टिजेंसी फंड थोड़ा सा अलग हो जाता है इसका, बस इसमें माने कि ये इमरजेंसी के लिए बनाया आर्टिकल 267, आर्टिकल 267। एक आता है पब्लिक अकाउंट, तो हिंदी में लोक लेखा। देखिए आर्टिकल 266 का 1, आर्टिकल 266 का 2 और 3 क्या था कि कोई पैसा नहीं निकाल सकते, मैंने अभी आगे बता दिया। 266 का लोक लेखा मतलब भारत सरकार जो सरकार है वो एज ए बैंक की तरह काम करती है, तो इसमें पब्लिक का पैसा है। पब्लिक का पैसा मतलब देखते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स होते हैं ना, पोस्ट ऑफिस का स्कीम चलता है, इतना पैसा जमा करिए मिलेगा, वो सब पैसा रख लेती है। प्रोविडेंट फंड
डिपॉजिट फंड, रिजर्व। अब रिमिटांस से जाते हैं ना, विदेश से जो पैसा आता है, रिमिटांस आ गया, सस्पेंस आ गया, बहुत सारा है ना। इसको हम लोग समझेंगे बाद में, कोई काम का भी नहीं है। ध्यान में रखिए कि इसमें जो 3-4 जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, मतलब लोग का पैसा, लोग का पैसा समझ आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपका एनपीएस कटता होगा, जीपीएफ कट रहा है ना, वो सब आपको इसमें पैसा जमा होता है। जब भी जरूरत पड़ता है तो आपको सरकार निकाल कर देती है, कुछ इंटरेस्ट भी आपको सरकार देती है उससे पैसा, है ना। तो ये आपका पब्लिक अकाउंट हो जाता है, लोक लेखा होता है ना। तो लोक लेखा के बारे में हमें ध्यान रखना। हमें मेन है कंसोलिडेटेड फंड, क्योंकि बजट इस पे ही है, बजट इससे ही बनता है। बजट जो पैसा भारत सरकार का जितना भी कमाई हो रहा है इसमें ही जा रहा है, इससे ही निकल रहा है। समझ बात को। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत का संचित निधि आर्टिकल 266 का 1 में है, आर्टिकल 266 का 2 में लोक लेखा, 67 में ये, और 3 मैंने बता दिया। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मैंने बोला 2 तरह के खाते हैं। इसके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है ना, संचित निधि, इसमें 2 तरह का पैसा जाता है, एक तो रेवेन्यू, एक कैपिटल। समझ बात को, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू मतलब राजस्व, है ना, और राजस्व में मैंने बताया 2 तरह के। अब राजस्व एक खाता राजस्व वाला खाता है, तो राजस्व वाला खाता से राजस्व जो पैसा आएगा वो राजस्व प्राप्ति वाला खाता में जाएगा, जो पैसा निकलेगा वो राजस्व एक्सपेंडिचर कहलाएगा, हाँ, राजस्व खर्चे कहलाएंगे। अभी हम आगे बताएंगे इसके बारे में। ओके, एक आपके इधर फिर कैपिटल में भी आपका 2 तरह के, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर, खत्म बात। अब हम आगे बढ़ेंगे, समझेंगे कि अब हम देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया समझ चुके हैं ना। अब मैं बताऊंगा आपको कि रेवेन्यू खर्चे, रेवेन्यू प्राप्ति क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से। आप कभी भी नहीं बुलाइएगा, इतना ध्यान रखिए। देखिए ये मैंने क्या लिखा है, रिसीप्ट, सरकार का जो पैसा प्राप्त होता है, सरकार के जो पैसे प्राप्त होते हैं वो कैसे बांटा गया है ना। सरकार को पैसा कहां कहां से आता है, सरकार के पैसा जो आता है उसको किस तरह से बांटती है, कि कौन सा राजस्व वाला पैसा है, कौन सा कैपिटल वाला पैसा है, ये ध्यान रखिए आप, कौन सा राजस्व वाला है और कौन सा कैपिटल वाला है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके, तो 2 तरह के पैसे आएंगे पूरा बजट में, 2 ही तरह की चीजें, एक रेवेन्यू है, कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू। ठीक है, तो मैंने 2 तरह से बांट दिया है ना। देखिए रेवेन्यू पैसा आना मतलब प्राप्ति कहलाएगा, रिसीट कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूजन है। इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो थोड़ा सा शायद, एक सेकंड, ओके ठीक है। देखिए ये कहलाता है रेवेन्यू रिसीप्ट। मैंने ये क्या बताया, मैंने ये बताया प्राप्ति, सरकार को 2 तरह से पैसा आ रहा है, एक तो रेवेन्यू से आ रहा है, एक आपका कैपिटल से आ रहा है। ठीक है, तो रेवेन्यू को राजस्व प्राप्ति बोलते हैं, हिंदी को पूंजी प्राप्ति बोलते हैं, कैपिटल को। तो राजस्व प्राप्ति में बस ध्यान में रखना टैक्स, सरकार जो टैक्स वसूल रही है ना, वही सरकार का ओरिजिनल राजस्व प्राप्ति है, टैक्स रेवेन्यू। और फिर मैंने एक लिखा नॉन टैक्स रेवेन्यू। अच्छा ये क्या है, टैक्स को समझेंगे, टैक्स का कौन कौन टैक्स होता है, दिमाग में छप गया टैक्स कौन कौन होता है ना। लेकिन नॉन टैक्स क्या होता है ये भी बताएंगे, एग्जाम में सवाल आया है, मैं आपको दिखा दूंगा सारा सवाल। तो देखिए टैक्स रेवेन्यू मतलब बोलते हैं कर राजस्व, है ना। सरकार को टैक्स के रूप में जो पैसा प्राप्ति होगा वो कहलाएगा कर राजस्व। टैक्स से, टैक्स भी 2 तरह का होगा, आपको पता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, इनकम टैक्स, है ना, कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनियों से लेना, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, स्टेट ड्यूटी, ये सब टैक्स है ना। इसमें वेल्थ, गिफ्ट, स्टेट ड्यूटी जो है ना, ये सारे टैक्स से पैसा उतना नहीं आता, इसको पेपर टैक्स बोलते हैं। ठीक है, वो कोई काम का नहीं। आपसे देखिए डायरेक्ट टैक्स पे सवाल आएगा ही नहीं, क्योंकि आप सबको पता है जो टैक्स आपसे जब प्रत्यक्ष रूप से लिया जाए, डायरेक्ट रूप से लिया जाए, आप पे उस टैक्स का लोड पब्लिक पे हो, उस टैक्स का लोड पब्लिक या किसी भी कंपनी कॉर्पोरेशन पे अगर लोड आया उस पैसे का, वो कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जितना कमाएंगे उतना आपको देना पड़ेगा, लोड आपको देना है। कोई कंपनी चल रही है, कोई तो कॉर्पोरेशन चल रही है, कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ेगा उसको, है ना। तो जो टैक्स पे डायरेक्ट लोड हो आपका डायरेक्ट टैक्स हो, खत्म बात। फिर एक होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब कोई भी सामान खरीद रहे हैं उस पर टैक्स लगा हुआ, वो आप पे कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, आप पे बाहर नहीं आ रहा। आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको इंडायरेक्ट टैक्स लग रहा है ना, जैसे कि, तो आपका इंडायरेक्ट टैक्स होगा। ठीक है, इसमें सेल्स टैक्स आएगा, कस्टम आएगा, एक्साइज आएगा, है ना, सर्विस आएगा, ये सब जीएसटी वेएसटी सब आ जाएगा। ठीक है, तो टैक्स में आ गया, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये तो आराम से याद हो गया। ये हाँ आता है ध्यान में नॉन टैक्स रेवेन्यू। एग्जाम में क्या आएगा ना, इसमें कौन नॉन टैक्स रेवेन्यू है, छाटने के लिए ऐसा आएगा। तो नॉन टैक्स मतलब
जो पैसा इसके अलावा आ जाए, जो पैसा इसके अलावा आ जाए, ये टैक्स से पैसा आ रहा है, बिना टैक्स के पैसा, तो बिना टैक्स से पैसा कैसे आएगा सरकार को बताइए। सरकार लोन देती है ना, केंद्र सरकार लोन देती है किसको, राज्यों को, तो लोन से इंटरेस्ट लेंगे ना, तो इंटरेस्ट रिसीट हो गया, ब्याज प्राप्तियां। अच्छा और क्या, सरकार इन्वेस्ट करती है अलग अलग कंपनियों में, डिविडेंड मिलेगी सरकार को, लाभ और लाभांश। और क्या हो सकता है, सरकार फाइन लेती है अलग अलग चीजों पे, फाइन है ना, चलान कट गया, टैक्स थोड़ी है वो, चलान आपका कट गया गाड़ी चला रहे हैं तो फाइन थोड़ी, वो क्या टैक्स थोड़ी है, वो तो फाइन लिया, टोल टैक्स, टोल पे प्लाजा पे लेता है ना आपको, वो टैक्स थोड़ी है, वो सब आपका फी और जुर्माना है। तो जितना फी है ना, ये सब आपका सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है ना। ओके, ध्यान रखिएगा। नहीं, एक्सटर्नल ग्रांट्स, सरकार को ग्रांट्स में मिलता है ना, सरकार को ग्रांट्स मिलता है। आप देखिए स्टेट है, तो हर एक स्टेट को केंद्र सरकार देती है ग्रांट कि तुम इतना पैसा लो, है ना, ग्रांट हर बार मिलती है। तो ग्रांट सरकार का किस तरह का इनकम हो गया, जिससे स्टेट सरकार को मिलेगा, तो स्टेट सरकार का तो इनकम हुआ ना, तो टैक्स उसने स्टेट सरकार ने तो टैक्स से नहीं कमाया है ना, तो कैसे कमाया, नॉन टैक्स से। तो नॉन टैक्स में वैसे पैसे आएंगे जो टैक्स के अलावा, टैक्स के अलावा। अभी आप जब ये समझाएंगे तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन होगा, फिर क्लियर कर देंगे। तो ये आपका राजस्व प्राप्ति। अब राजस्व प्राप्ति को सिंपल शब्दों समझे, वैसा प्राप्ति जो हर बार होता रहे, रेकरिंग प्राप्ति, रेकरिंग जो प्राप्तियां कंटिन्यू हो, हर बार हो, आपका सैलरी आपको हर साल हर महीने मिलेगा, तो आपका क्या हो गया, वो राजस्व प्राप्ति। आपको सैलरी हर महीने मिल रहा है, मतलब आपका कैसा प्राप्ति है, वो राजस्व प्राप्ति है। आप अगर घर बना के रखे, आपको रेंट हर महीने मिल रहा है, कैसा प्राप्ति है, वो राजस्व प्राप्ति है। तो सरकार को टैक्स हमेशा मिलता रहेगा, राजस्व प्राप्ति हो गया। सरकार को कुछ भी इस प्राप्ति करने के लिए सरकार को कुछ खोना नहीं पड़ रहा है ना, तो वो राजस्व प्राप्ति ही कहलाता है। इस बात को समझिएगा। अब ये कैपिटल रिसीट जो है, इसका मैंने यहां पे लिखा है, जो देनदारियां पैदा करती है। देनदारियां मतलब क्या होता है, आपको बाद में देना पड़ेगा। देनदारी मतलब क्या होता है, आपका बाद में लायबिलिटीज बन जाता है कि आपको देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। आपने उधार ले लिया किसी से, देना पड़ेगा बाद में, है ना, तो देनदारी कहलाता। तो जो सरकार की देनदारियां पैदा कर दी और वित्तीय संपत्तियों को कम कर दे, संपत्ति कम कर दे सरकार का जो संपत्ति था पहले से कम कर दे, कैसे, कैपिटल रिसीट में वही आता है जो सरकार को एक तो आपको बाद में चुकाना पड़ेगा, प्राप्ति सरकार को हो जाएगा उस टाइम, लेकिन बाद में चुकाना पड़ेगा, और सरकार का संपत्ति भी लॉस होगा। कैसे, दिमाग लगाइए कैसे। तो दो तरह से, एक तो कर्जा, एक तो नन डेट, मतलब कर्जा नहीं। डेट मतलब सरकार लोन लेती है वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, सरकार अलग अलग जगहों से लोन ले रही है, पीएसयू से। तो सरकार को पैसा का जरूरत पड़ता है। अब लोन क्यों लेती है सब बताएंगे, क्यों लेते हैं अभी समझिए। सरकार लोन लेती है, सरकार को लोन मिलता है, तो सरकार का पैसा पर्स में ही आया ना, लेकिन सरकार को बाद में क्या करना पड़ेगा, लोन को पेमेंट करना पड़ेगा, लोन को पेमेंट करना पड़ेगा। तो सरकार के ऊपर क्या हो गया, देनदारी के बारे में देना है भाई, है ना, लायबिलिटी सरकार के ऊपर हो गया। तो इस तरह के इनकम्स जो लायबिलिटी क्रिएट कर दे, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। और पूंजी भी चला जाएगा, मतलब कुछ आपका संपत्ति भी नष्ट होगा, वो आगे बताएंगे। सरकार कभी कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्च करती है, देखते हो कभी आप जीरोधा चलाते होंगे, अलग अलग अकाउंट्स, डीमेट अकाउंट चलाते हो, उसमें सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है, सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लीजिए, मतलब शॉर्ट टर्म। देखिए सरकार लोन तो ले रही है, तो चलो वर्ल्ड बैंक से लोन ले ली सरकार, है ना, पूर्ण रूप से। सरकार कभी कभी जनता से भी लोन ले लेती है, जनता से पैसा, कैसे, एक तो लॉन्ग टर्म में ले लेगी जनता से पैसा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्च कर देगी लॉन्ग टर्म में, और शॉर्ट टर्म में लेंगी तो सरकार टीवी लॉन्च कर देगी। एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है ना, सरकारी प्रतिभूति। सरकार कुछ अपना मतलब कोई एक सिक्योरिटी टाइप का बना देगी कि हम अभी आपको अब 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें, आपको हर साल 7% के रूप से आपको मिलेगा 20 साल के लिए। तो सरकार, तो जनता क्या करती है कि अभी ये रिस्क तो है नहीं इसमें, शेयर मार्केट तो नहीं उड़ जाएगा, सरकार अब ऐसा कर रही है, तो जनता क्या होती है कि 10,000 रुपए लगा के खरीद लेती है सिक्योरिटी सरकार की। 10,000 रुपए सरकार के पास पहुंच गया ना, बाद में देना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल रिसीट है तो देनदारी है। तुम्हारा 10,000 रुपया सरकार रख ले, बट
सरकार को 20 साल का मैच्योरिटी होगा, सरकार को देना पड़ेगा पैसा, है ना, सरकार को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन उस समय तो सरकार के पास पैसा आ गया, है ना, उस समय तक सरकार के पास 20 साल तक तुम्हारा पैसा का इस्तेमाल किया सरकार, जो भी हो, बाद में ज्यादा देगा, लेकिन उस समय तक सरकार की जो प्राप्ति हुई सर, ये कहलाता है कैपिटल रिसीट। बाद में देना ही पड़ेगा। ध्यान, जब भी एक छाटने का ऑप्शन आ जाए, ध्यान रखिएगा कि पैसा आ रहा है, बाद में लौटाना पड़ेगा, देनदारी है। एक ट्रेजरी बिल होता है, ये होता है आपका 14 दिन, 91 दिन, है ना, 182 दिन, 364 दिन के लिए, ये मैक्सिमम 1 साल के लिए सरकार देती है। ये कैसा होता है ट्रेजरी बिल, पता है क्या होता है? डिस्काउंट पे सरकार क्या बोलेगी कि इसका, इस ट्रेजरी बिल का कीमत 100 रुपया है, हम आपको 20% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, आप लोग ले लीजिएगा। अरे 80 रुपये, मेरा 80 रुपये मिल रहा है, तो क्या उसमें क्या फायदा होता है? 80 रुपया में तुम अभी खरीद लिए, फिर सरकार तुम्हें 100 रुपये में खरीद लेगी, जो रेट था वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है, लेकिन बाद में सरकार तुमसे खरीद लेती है। लेकिन जब तुम सरकार को 80 रुपया में खरीद, सरकार के पास 80 रुपया पहुंचा, सरकार यूज करेगी, सरकार का प्राप्ति हुआ, तो जितना लोन है, सिक्योरिटीज है, टी बिल है, ये सब आपके आते हैं कैपिटल रिसीट में। कैसा कैपिटल रिसीट? डेट, जो कर्जा कर दे, जो क्या कर रही है, कर्जा कर रही है ना सरकार को। कुछ आते हैं जो कर्जा नहीं करती। कैसे? सरकार कर्जा कैसे नहीं होगा? सरकार अपना लोन का रिकवर करेगी। सरकार ने भी तो लोन दिया है, सरकार ने भी तो लोन दिया है, किसको दिया? स्टेट्स को। तो स्टेट वाला कभी लोन को पैसा चुकाएगा तो सरकार का किस तरह का प्राप्ति होगा? टैक्स से मिला नहीं ना, सरकार किस तरह का प्राप्ति होगा? कैपिटल रिसीट्स, है ना। और कैसा? कर्जा नहीं कर रही रेट, लेकिन सरकार का कुछ गया था। क्या गया था? जिस समय सरकार दी होगी लोन उस स्टेट को, सरकार का कुछ तो गया होगा ना भाई, संपत्ति, है ना। दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार कभी कभी देखते हैं LIC का डिसइन्वेस्टमेंट, अपनी सरकार के पास जो भी कंपनियां हैं उसको सरकार उसके शेयर को बेचना स्टार्ट करती है पब्लिक में। सर पूरे रूप से सरकारी कंपनी था, लेकिन उसको धीरे धीरे सरकार उसको शेयर को बेचना करती है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट होता है, विनिवेश करना। तो सरकार का कंपनी तो जा रहा है, सरकार का शेयर तो जा रहा है, पहले 100% शेयर सरकार का था, और उसमें से सरकार के पास मान लो 20 या 40% शेयर बचा, वो करता डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार का संपत्ति जा रहा है, मतलब कैपिटल रिसीट, पैसा आएगा इससे बेचेंगे तो। और बॉन्ड इशू ऑफ बोनस शेयर, अच्छा इशू ऑफ बोनस शेयर, शेयर जब सरकार जारी करती है, सरकार शेयर भी जारी करती है अपनी, तो भी जो लोग खरीदते हैं शेयर, सरकार के पास पैसा आती है, बट सरकार का जा तो रहा है, कंपनी में हिस्सा जा रहा है ना। तो इस तरह के जो आपके पैसे होते हैं, इससे मेनली जो याद रखना है वो रखना है लोन। लोन जो आया ना, लोन से जो पैसा आपने लिया ना, अब आप समझिएगा कि किसी भी कोई आदमी है, आपका इनकम हर महीने आपका मंथली पैसा आ रहा है, तो आपका क्या हो गया? रेवेन्यू रिसीट, कि राजस्व प्राप्ति है हमारा, हर रिकरिंग पैसा आना, कंटिन्यू हर महीना आना है, तो आना है, रुक नहीं सकता है। अब आपको जरूरत पड़ेगा कुछ और ज्यादा पैसा का। आपने जमीन बेच दिया, जमीन तो आपने बेच दिया, आपके पास पैसा तो आ गया, आपका ही पैसा हुआ, बट आपका क्या गया? संपत्ति लॉस, फाइनेंशियल एसेट आपका कम हो गया ना। ये आपने लोन ले लिया, दोस्त से पैसा ले लिया, अब ये पैसा प्राप्ति तो हो गया, आपके पर्स में पैसा आ गया, बट फिर आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ये क्या, कैसा प्राप्ति है? कैपिटल प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है, ध्यान रखना है टैक्स के अलावा, है ना। स्टेट वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकता है कि नहीं? हाँ, सबको मिलता है, ठीक है, सब स्टेट को भी मिलता है, वर्ल्ड बैंक से लोन बैंक, RBI ये सब लोन देती है, स्टेट को सब लोग लोन देते हैं, सेंट्रल भी देता है लोन, अलग अलग जो क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, सब देता है। जैसे देखो कोई जैसे केरला है, यहाँ कहीं पे कोई बांध बना रहा है, रोड बना रहा है, तो वहां पे देखो जापान की सहायता से, तो लोन देती है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब आ गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, खर्चा। मैंने पैसा प्राप्ति देख लिया, खर्चा 2 तरह के होगा, वही बात है, कैपिटल और रेवेन्यू, 2 ही तरह के खर्चे, 2 तरह के पैसे। तो कैपिटल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हिंदी राजस्व खर्चे, पूंजीगत खर्चे। अच्छा, खर्चा कैसे सरकार का होगा? जाहिर सी बात है, रेवेन्यू जब मैंने नाम लिया, मतलब वैसे खर्चे जो सरकार का रेकरिंग हर बार होना ही होना है, मतलब आपका मोबाइल रिचार्ज, आपका तो सैलरी आ रहा है, खाना पीना छोड़ेंगे थोड़ी, खाना में खर्चा होगा आपका, मोबाइल बिल में खर्चा होगा आपका, वो तो हमको करना ही करना है, रेकरिंग है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका लाइफ नहीं चलेगा। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे खर्चे हैं जो सरकार के
अगर सरकार इसको नहीं करेगी पैसा खर्चा, सरकार चल ही नहीं पाएगी, मींस कोई भी देश नहीं चल पाएगा। क्या इंटरेस्ट पेमेंट, इसमें सबसे मेन आता है इंटरेस्ट पेमेंट पहला बात, क्योंकि सरकार इतना लोन ले रखी है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम सरकार खर्चा करती है 20% जो है ना, पूरे 100 रुपए सरकार अगर खर्चा कर रहे हैं ना, 20% करती है इंटरेस्ट पेमेंट में। क्यों? क्योंकि सरकार ने बहुत लोन ले रखा है ना। तो सरकार जो इंटरेस्ट जो ले चुकी है, तो लोन पेड करेगी तो अलग बात है, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट कहलाता है। इंटरेस्ट पेमेंट क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट सरकार को हर बार देना पड़ेगा, हर महीने हर साल देना पड़ेगा सरकार को ब्याज जो आपने लोन लिया था। अब हम लोन पूरा पेड कर देंगे तो अलग बात है, वो तो अलग खर्चे हो जाएंगे, लेकिन सरकार हर महीने इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, वो कहलाता है ब्याज भुगतान, वो कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सवाल पूछा कि इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, राजस्व खर्चे हैं या कैपिटल खर्चे? अभी कैपिटल खर्चे बताएंगे तो आपको ये आराम से याद रखे, अच्छा ये होगा। तो हर महीने करती है ब्याज भुगतान, इसलिए मैंने इसको पहले डाला। सैलरी, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना सरकार को, है ना। पेंशन, है ना। डिफेंस में खर्चा, रक्षा में खर्चा करना, पेंशन में ग्रांट एंड सब्सिडी, राज्यों को ग्रांट देना, हर साल राज्यों को ग्रांट देती है सरकार, सब्सिडी देती है। वापस आता है? नहीं आता ना। इसे वापस आएगा? नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। वैसे वापस आएंगे नहीं, खाना खा लो वापस आ जाएगा नहीं। हर महीने हर बार खर्चा होगा, कंटिन्यू खर्चा होगा, रेकरिंग खर्चा, इसलिए मैं रेकरिंग शब्द का इस्तेमाल करता है रेवेन्यू के लिए। रेकरिंग, हर बार सरकार खर्चा करेगी और सरकार को वापस नहीं मिलेगा, है ना। कोई निर्माण नहीं होगा, संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा सरकार का, तो ये ध्यान रखना है इतना चीज। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर समझेंगे, इसका मैंने यहां लिखा है इसलिए, जो संपत्तियों का निर्माण कर दे और देनदारी, उल्टा यहां पे मैंने क्या देखा था, जो संपत्तियों को कम कर दे और देनदारियां पैदा कर दे। खर्चे में उल्टा है, जो संपत्तियों, अरे तो खर्चा करने पर निर्माण होगा, मतलब तो कंफ्यूज होकर खर्चा करेंगे और हमारे पास संपत्ति बन जाएगा और आपका देनदारी भी कम होगा, जो आपको देने वाला था वो कम हो जाए। कैसे? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत खर्चे, वैसे खर्चे, है ना, वैसे खर्चे जो आपके पास तो पूंजी निर्माण कर देगा और आपका देनदारी को कम कर देगा। कैसे कैसे बताइए? लोन आपने लिया था, है ना, आपने लोन पे कर दिया पूरा, देनदारी कम हो गया, अब देना आपको नहीं देना। आपके पास आपने जमीन खरीद लिया, आपने जमीन, वहां जमीन बेच रहे थे तो प्राप्ति हो रहा था, आपने जमीन खरीद लिया तो पूंजी का निर्माण हुआ कि नहीं, संपत्ति का निर्माण हुआ कि नहीं, है ना। खर्चा हुआ लेकिन आपको संपत्ति का निर्माण हो चुका है। तो वही होता है, सरकार जब राज्यों को लोन देगी, पहला बात, सरकार राज्यों को लोन दे दी है, फिर सरकार उसे इंटरेस्ट भी तो लेगी, है ना। राज्यों को लोन दी, सरकार का एक पूंजी बन गया सरकार का कि बाद में तो ले लेंगे, तो राज्यों को लोन देना। लोन टू स्टेट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ध्यान रखिएगा, हर बार नहीं, हर महीने नहीं देते राज्यों को लोन, हर महीने तो यहां पे चला था। राज्यों को लोन देना ये सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और सरकार इंटरेस्ट को पेमेंट करना ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लोन हर बार नहीं देती, इससे छाड़ लेना, हर बार नहीं दे रहा लोन। और लोन दे रहा है मतलब सरकार का बाद में ले भी लेंगे, सरकार का एक निर्माण हो गया ना भाई, तुम्हारे मेरा लायबिलिटीज हो गया कि हाँ तुम दोगे बाद में, तुम्हारे पास सेव हो गया पैसा। सरकार कोई भूमि या कहीं सरकार कहीं लैंड खरीद रही है, या सरकार कोई मशीन खरीद रही है, सरकार को कंपनी बना रही है, सरकार एक बहुत बड़ा कंपनी खड़ा कर दी, ऑफिस बना दी, सरकार का तो पूंजी निर्माण हो गया ना, ऑफिस तो बन गया, है ना, तो वो हो गया। सरकार रोड बना रही है, कार्यालय बना रही है, सब कैसे खर्चे हैं, पुल निर्माण, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अभी जब बजट हुआ पेश, जिसमें बोला गया कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर अब बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब हम लोग ज्यादा डेवलपमेंट वाला काम कर रहे हैं, इसे बोला गया है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, फोकस किया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, है ना। शेयर में नहीं, सरकार शेयर खरीदी कोई कंपनी का, सरकार कोई कंपनी का शेयर खरीदे, सरकार के पास भी तो पूंजी हो गया, है ना। सरकार कोई कंपनी का शेयर खरीद के रखी है, तो सरकार के पास है पूंजी का निर्माण होना। ऋणों की पुनर्भुगतान, देखिए वही, सरकार अगर अपने कर्जे का पेमेंट कर दिया, सरकार ने अपने कर्जे का पेमेंट कर दिया, सरकार के पास देनदारी रहेगा। आप सरकार किसी को पैसा देना, इंटरेस्ट नहीं देना। सरकार के पास 1000 करोड़ लोन था जापान का, उसने सरकार ने उसने 1000 रुपए चुका दिया, तो कहां पे जाएगा, किस खाता में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला खाता में, क्योंकि हर बार नहीं दे रहे हैं सरकार को, एक ही बार दिया हो। यहां जब भी आएगा ना छाटना हो ना, तो समझ लेना कि जो हर बार हो वो रेवेन्यू आ जाएगा, बात खत्म। आर से रेवेन्यू, आर से रेकरिंग, ऐसे करके याद रखना, बाकी कैपिटल में छटा जाएगा ऑटोमेटिक।
इस पे सवाल बहुत बार पूछा, इतना बार कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना बार सवाल पूछा, और अच्छा सा सवाल पूछा, सीजीएल में हो या अलग अलग एग्जामों में हो। तो इसको नहीं समझ में आएगा, दोबारा देखिएगा। क्लियर है? अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, मतलब बजट का क्या उद्देश्य होता है। आखिर अगर सरकार बजट पेश करते है उसमें क्या सरकार का उद्देश्य है, कि सरकार का क्या मंशा है कि हम बजट क्यों पेश कर रहे हैं। कुछ तो मंशा होगा सरकार का, है ना। अगर ऐसा मंशा नहीं होता सरकार को बजट पेश करने का, तो कुछ हमने जाना है कि बजट के अंदर पैसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बजट सरकार क्यों पेश करती है, क्यों, इसके पीछे ये एनसीईआरटी का बताया गया। ये एनसीईआरटी है ना, गवर्नमेंट बजट। और ठीक, ये ध्यान रखिएगा, एक एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी का चैप्टर है। आप गवर्नमेंट बजट लिखिएगा, केवल बजट लिखिएगा, बजट लिख के एनसीईआरटी लिखिएगा गूगल पे, आपको चैप्टर खुल जाएगा। इस चैप्टर में यही चीज है। और ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एग्जाम में पूछा गया, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी उठा के पढ़ा रहा हूं। मैं फालतू चीजें कभी भी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता, आप जितना वीडियो देख लीजिए, एग्जाम में सब पूछा, एक एक सवाल पूछा हुआ, एक एक लाइन बाय लाइन हमें बताऊंगा कि सरकार का बजट का मेन उद्देश्य क्या है। बहुत उद्देश्य होता है, जैसे मैंने बताया सरकार का बजट का उद्देश्य क्या है, सरकार का विजन, सरकार आगे क्या करने वाली है, अपनी पॉलिसी को निर्माण करना। लेकिन जो मेनली हम लोग देखते हैं ना, वो है एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। जो सरकार का बजट है उसका मेन काम है एक आवंटन कार्य। आवंटन मतलब बांटना, एलोकेट करना अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, है ना। लेकिन इसका अर्थ हम लोग अलग समझेंगे। देखिए, दो तरह के गुड्स होते हैं। गुड्स मतलब क्या होता है, माल, वस्तु। दो तरह के होते हैं ना, गुड्स सर्विसेज दो तरह के होते हैं। एक तो होता है प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट गुड्स मतलब जो हमें बाजार में मिल रहा है, मार्केट में मिल रहा है। कपड़ा खरीदना है, खाना खरीदना है, कपड़ा में आपको सब मार्केट में मिल रहा है। क्या रक्षा मार्केट में खरीद सकते हैं? डिफेंस कौन प्रोवाइड करेगा? सरकार। वो पब्लिक गुड्स कहलाता है ना। तो वैसे रोड रोड आपको मिल जाएगा मतलब मार्केट में? नहीं। तो रोड क्या है? पब्लिक गुड्स है। पब्लिक गुड्स वैसे गुड्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहां पे मैंने इसलिए लिखा है, यहां पे पब्लिक गुड्स, तो सरकार जो बजट लाती है ना, तो उसमें पब्लिक गुड्स पे इसलिए तो ला रहे हैं ना कि डिफेंस देंगे, आपको सुरक्षा देंगे, नागरिकों के पास खाने के लिए पैसा है, खाना खरीद लेगी, कपड़ा खरीद लेगी, अच्छा कहां से मिलेगा? तो ऐसा इंसेंटिव हो जाएगा पब्लिक गुड्स। और एक इधर है प्राइवेट गुड्स, जो काम का चीज है वो बताएंगे, प्राइवेट गुड्स, है ना। पब्लिक मतलब वो निजी संपत्ति होगी, निजी माल बोल सकते हैं, संपत्ति, निजी वस्तु बोल सकते हैं ना। पब्लिक गुड्स में वैसे सामान आएगा, वैसा चीज आएगा जो आपको मार्केट से नहीं मिलेगा। मेन एग्जांपल, मार्केट से नहीं मिला है, क्या हो सकता है? रोड। क्या हो सकता है? डिफेंस मतलब सुरक्षा, है ना। बहुत सारी चीज हो सकते हैं, बहुत सारे, है ना। रोड, डिफेंस, बहुत सारी चीज हो सकते हैं। अच्छा, अब हम पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स में कुछ समझेंगे चीजों को, है ना, कुछ चीजों को समझेंगे। अब क्या है कि पब्लिक गुड्स जो है ये है नॉन राइवल। राइवल शब्द सुनते होंगे, मूवी देखते हो, राइवलरी मतलब दुश्मनी, है ना। दुश्मनी या प्रतिस्पर्धात्मक, कंपटीशन। राइवल मतलब होता है कंपटीशन होता है, प्रतिद्वंद्वात्मक, प्रतिद्वंद क्या बोलते हैं? प्रतिद्वंद बोलते हैं। तुम्हारा एकदम राइवल कंपटीटर है, तुम्हारा कंपटीशन है वो, तुमसे ज्यादा, तुम जो करते हो तुमसे ज्यादा करता है, तुम्हारा कंपटीटर है। पर तो ये गुड्स नॉन राइवल कहलाते हैं। क्यों? पब्लिक गुड्स किसी के इस्तेमाल करने से खत्म नहीं हो जाएगा। रोड आप भी इस्तेमाल कर रहे हो, हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खत्म नहीं हो जाएगा। पब्लिक गुड्स, ये पूछा गया एग्जाम में, सेम लाइन, पब्लिक गुड्स नॉन राइवल से है नहीं, ऐसे पूछा गया। तो पब्लिक गुड्स नॉन राइवल है, क्यों? क्योंकि खत्म नहीं होगा। आप इस्तेमाल कर लो, हम इस्तेमाल कर लेंगे, वो खत्म नहीं होने वाला, कंपटीशन है ही नहीं। रोड है, ये सब कंपटीशन। लेकिन प्राइवेट गुड्स है, कोई भी चीज मार्केट में, कोई भी चीज है, कोई खरीद लिया था, कम जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज मार्केट में, कोई भी चीज पड़ा हुआ है, अगर उसको खरीद लेगा, खत्म, जिसके पास पैसा वो खरीदेगा, है ना। तो पहला बात ये नॉन राइवल है, ठीक है। सबको मिलेगा ना, ये सबको नहीं मिलेगा। जिसके पास पैसा है उसके पास मिलेगा। आप मूवी देखने जाएंगे, आपके पास टिकट होगा तो मूवी देख पाएंगे, जिसके पास टिकट वो मूवी नहीं देख पाएगा। लेकिन कोई पार्क है, सब लोग इस्तेमाल करेंगे, रोड सब लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये नॉन राइवल थी, राइवल क्या हो जाएगा? राइवल।
मतलब इसका यूज करने से ये खत्म होते जाएगा, प्राइवेट गुड्स यूज करने से खत्म होते जाएगा। रेबल प्रवृत्ति का प्रतिद्वंद है, प्रतिद्वंद, जिसके पास जितना पैसा वो उतना इस्तेमाल करेगा, किसका? प्राइवेट गुड्स का। ठीक है, तो प्राइवेट गुड्स हो गया। ठीक है, और एक चीज और है, मैंने में सबको मिलेगा, मतलब नॉन एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल मतलब क्या होता है? हटाना, छाटना। ये नॉन एक्सक्लूडेबल, किसी को भी नहीं छाट सकते हैं। आपके पास टिकट है, मूवी नहीं देख सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या है? रोड है, सब चल सकते हैं, किसी को छाट नहीं। नॉन एक्सक्लूडेबल, ये है आपका एक्सक्लूडेबल। जिसके पास पैसा होगा वो इस्तेमाल कर पाएगा प्राइवेट गुड्स का। ठीक है, अब बोले बजट में ये सब क्या बता रहे हैं? बजट में ये सब चीज समझने का जरूरत है, तो समझने का जरूरत है। ठीक है, एक एक चीज समझने का जरूरत है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो पब्लिक गुड्स वैसे गुड जो कि सबको मिलेगा, तो ये चीज सरकार हमको प्रोवाइड करती है ना। ये चीज सरकार कैसे प्रोवाइड करती है? रोड, जैसे कि रोड मिला, कैसे? बजट से तो मिला, इतना रोड बनाएंगे, इतना डिफेंस में खर्चा कर रहे हैं, तो ये फंक्शन कहलाता है सरकार का एलोकेशन फंक्शन, कि पब्लिक को पब्लिक गुड प्रोवाइड कराना। सब कुछ मिल रहा है, जनता सब कुछ कर रही है, लेकिन ये जो सरकार, जनता कहां से मिलेगा? सरकार अपने पैसे से बात देगी और क्या देगी? सरकारी बजट का आवंटन कार्य कहलाती है। तो पहला नियम सरकारी बजट का पहला उद्देश्य तो समझ। दूसरा उद्देश्य क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा बांटना ऑफ गवर्नमेंट बजट। दोबारा बांटना मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन फंड से मतलब क्या होगा? देखिए समझिएगा कि अच्छा, आप जीडीपी के बारे में जानते होंगे। जीडीपी के बारे में जानते हो कि सरकार का जितना इनकम, मतलब सरकार नहीं, एक देश का जितना भी इनकम है, कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आएगा, वस्तु और सेवा, एक देश का जितना भी इनकम है वो क्या कहलाती है? आपका जीडीपी कहलाता है ना, जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। अच्छा, उसमें से जो लोगों के पास पहुंचता है, मतलब जितना आप मान लीजिए कि जीडीपी को अगर जितना जनसंख्या से भागा दे देंगे, एक आदमी के पास पहुंचेगा पैसा, है ना। तो आदमी के पास जो पहुंचता है पैसा जीडीपी में, जो आदमी के पास पहुंचता है उसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय। क्या बोलते हैं हम लोग? पर्सनल इनकम। ठीक है, तो देखिए पहला बात ध्यान रखिएगा, सरकार एक देश के अंदर पैसा दो तरह से आ रहा है, इनकम दो तरह का। एक कैसे आ रहा है? एक तो आपका आ रहा है पब्लिक, मतलब सरकार के जो इनकम हो रहा है ना। एक आ रहा है प्राइवेट, फिर मैंने सेम चीज, प्राइवेट मतलब सरकार जिसके पास जो हाउस होल्ड मतलब हम लोग, घरेलू, है ना। एक आता फर्म मतलब कंपनियां, फर्म मतलब क्या था? कंपनी। तो कंपनी और हाउस होल्ड इनकम सरकार का क्या कहलाता है? प्राइवेट इनकम, मतलब एक देश का। और पब्लिक में सरकार के पास जो इनकम हो रहा है, सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, वो सब सरकार का प्राइवेट इनकम। जीडीपी के अंदर वो सब आता है, नेशनल इनकम के अंदर। अब इसमें जो एक घरेलू आदमी के पास जो पैसा पहुंच रहा है खर्चा करने के लिए, क्या मैंने बोला? जो पैसा सरकार, जो एक आदमी के पास जो इनकम हो रहा है पैसा खर्चा करने के लिए, उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, पर डिस्पोजेबल मतलब कितना वो डिस्पोज कर पाएगा, कितना वो खर्चा कर पाएगा। ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब हुआ कि वो आदमी कितना पैसा खर्चा कर पाएगा, है ना, कितना पैसा खर्च कर पाएगा। अच्छा बताइए, क्या तो हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बता रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे हो जाएगा? तो मैंने यहां पे हिंदी में क्या लिखा? सरकारी बजट का एक काम है पुनर्वितरण कार्य। पुनर्वितरण कार्य मतलब फिर दोबारा पैसा आपको दे रहा है। एक तो आदमी कमा रहा है, ठीक है, एक तो आदमी कमा रहा है, जो भी जैसे भी उसके पास पैसा आ रहा है जितना खर्चा करने के लिए, उनका वो पर्सनल इनकम कहलाता है। लेकिन सरकारी बजट जो है इन इनकम्स को, इस इनकम को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। कैसे? टैक्स ले लेगा, है ना, टैक्स में चेंज आएगा, टैक्स बढ़ा दिया, इनकम टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स जो जब टैक्स बढ़ाएगा तो भाई ये पहले जो इसके पास बच रहा था उससे कम बचना स्टार्ट हो जाएगा। या सरकार ट्रांसफर भी करती है पैसा, कैसे? कोई स्कीम लाया, है ना, स्कीम आया, सब्सिडी आया, तो उससे भी आदमी के पर्सनल इनकम पे प्रभाव पड़ता है। तो ट्रांसफर
करके पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को अफेक्ट कर सकती है। यह है बजट का एक और काम, है ना, एक और बजट का काम है कि लोगों के व्यक्तिगत आय पे भी प्रभाव डालती है बजट। तो बजट का दो काम। अब ये लाइन है ना, ये लाइन ट्रांसफर वाला, ये लाइन एग्जाम में पूछा, ये लाइन पूछा। मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, कभी टाइम मिलेगा तो, जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा सवाल पूछा है, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा सारे एग्जाम्स के लिए जरूरी होगा, सारे एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो सबके लिए जरूरी होगा। अगर एक बार देख लेते हैं बजट को, टाइम लगेगा 1 घंटा जो भी हो, तो फिर कभी जिंदगी में देखने का मन नहीं करेगा बजट, इतना अच्छा से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वही होता है कि सरकारी जो बजट, सरकार का जो बजट होता है, लोगों के जो पर्सनल इनकम पे भी प्रभाव डालता है। कैसे? टैक्स बढ़ा देगा, प्रभाव बढ़ जाएगा, या टैक्स कमा देगा, प्रभाव बढ़ जाएगा। ट्रांसफर, सरकार कुछ पैसा भी ट्रांसफर करती है ना, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग स्कीम के माध्यम से सरकार पैसा भी देती है, तो वो होगा। ठीक है। तीसरा होता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य, स्टेबल करना, इकोनॉमी को स्टेबल करना, उथल पुथल जो होता है ना अर्थव्यवस्था में, उसको स्टेबल करना भी सरकार अलग अलग पॉलिसी लाती है, बेरोजगारी हटाना, बढ़ाना, है ना, मनी सप्लाई को रोकना, डिमांड्स को कम करना, बढ़ाना, ये सब सरकार बजट के अकॉर्डिंग भी करती है। तो ये तीसरा फंक्शन हो गया। ठीक है, 3 फंक्शन है, आपको ध्यान रखना हमेशा हमेशा, आवंटनकार, पुनर्वितरणकार और ये 3 याद रखना, बस खत्म। एक ये याद रखना, इस सवाल ऊपर सवाल नहीं आएगा, क्यों छाटने के लिए आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ऐसे करके एग्जाम में आया है सवाल, उसमें दोनों था, ये एलोकेशन था, डिस्ट्रीब्यूशन था, तो ए एंड बी दोनों सवाल ऐसे आता है ना। आप देखिएगा और भी चीजें हैं, ये मैंने वही चीज को सेम थोड़ा सा और भी बता दिया है ना। शुरुआत के तो 3 तो आपको सबको याद हो गया, रीएलोकेशन, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, इनकम स्टेबिलिटी मैंने बता दिया, और एक मैंने आपका, हाँ ठीक है। अब देखिए यही सेम चीज है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मैंने बता दिया, इकोनॉमिक, अब देखो बजट है तो मतलब हमारा तो देखते हैं, हर जैसे ही बजट पेश होता है वैसे मतलब बजट में बोलता है कि इस बार का हमारा जो जीडीपी ग्रोथ होगा इतना % से होगा, सरकार बोलते हैं ना कितना % से बढ़ेगा हमारा, 7.2%, 7.3% से बढ़ेगा, तो वही ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के लिए बजट पेश करते हैं। सबको रोजगार की भी बात करते हैं ना, पब्लिक जो भी कंपनियां उसको भी मतलब मैनेजमेंट करने का बात करते हैं ना, और रीजनल डिस्पैरिटीज मतलब जो क्षेत्रीय विषमता है, कोई विषम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है थोड़ा कम डेवलप है ना, कोई स्टेट पिछड़ा है, कोई स्टेट बहुत डेवलप, तो उसके लिए भी काम करता है बजट में, उसको ज्यादा फंड देना, है ना, उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम लाना, जैसे कि जो भी बॉर्डर से इलाका वाला एरिया था, बॉर्डर इलाका वाला गांव था, वहां लोग डरते थे रहने के लिए, तो विब्रेंट विलेज प्रोग्राम आया पिछला बजट में, है ना। विब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत तो उन गांवों को विकसित किया गया, उनमें अलग अलग चीजें लाई गई कि उस गांव को टूरिस्ट प्लेस की तरह माना जाए। तो ये सब है ना कि डिस्पैरिटीज को कम करना, इक्वलिटी तो कम ही करना, लोगों की इनकम बेस को बढ़ाना घटाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के, तो ये सब फंक्शन है बजट का। बजट का ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब कहीं नहीं मिलेगा आपको, इस बात को ध्यान रखिए, कहीं नहीं मिलेगा, ये चीज को ध्यान रखना कि बजट क्यों होता है, खाली ऐसे नहीं कि बजट आ गया, अब इस यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, अब ये मैंने क्यों डाला है डिफिसिट, घाटा। अच्छा, बजट जब पढ़ते होंगे ना तो बहुत कुछ देखने को मिलता होगा, इस बार का राजस्व घाटा इतना % रहा, इस बार का राजस्व घाटा इतना, अरे ये क्या होता है राजस्व घाटा, दिमाग में आता हो घाटा है क्या, बजट सरकार लग रही घाटा क्यों हो रही है, तो अब समझिएगा। ये मैंने एक्सपेंडिचर, खर्चा, इधर मैंने लिखा टैक्स, तो टैक्स सरकार कम मिल रहा है, सरकार के पास इनकम कम हो रहा है, सरकार का खर्चा ज्यादा हो रहा है, भारी हो रहा है, घाटा हो गया, है ना। कैसे घाटा, तो 3 तरह के होते हैं, ठीक है, समझेंगे घाटा 3 तरह के होते हैं, ये है ना, बजट 3 तरह के होते हैं, बजट 3 तरह के होते हैं, मतलब बजट जब पेश होता है तब समझ आता है कैसा बजट हमारा पेश हुआ। कौन कौन सा है, डिफिसिट बजट, बैलेंस बजट, और एक है आपका सरप्लस बजट, है ना। तो डिफिसिट बजट, जो सरकार खर्चा ज्यादा कर दे रही है कमाने से, घाटा बजट होता है, जाहिर सी बात है, सरकार जितना कमा रही है उतना खर्चा करेगी, बैलेंस बजट, है ना, ध्यान रखिएगा। एक क्या आपका सरप्लस, सरकार जितना कमा रही उससे ज्यादा, उससे कम खर्चा कर रही, तो सरप्लस मतलब अधिशेष, ज्यादा पैसा आना, प्लस हो जाना, ये बैलेंस डिफिसिट, है ना। ये तो चलो ठीक है, बजट के बारे में ज्यादातर डिफिसिट बजट ही पेश होता है, हमेशा घाटा बजट ही आता है हर साल, है ना। लेकिन अब इसमें हम लोग समझेंगे 2 चीज, एक हमारा फिस्कल रेवेन्यू जो एक एग्जाम में आता है हमेशा हमेशा, है ना, इस बार का फिस्कल डिफिसिट क्या रहा, राजकोषीय घाटा क्या रहा, इस बार का राजस्व घाटा क्या रहा, इस बार का प्राथमिक घाटा क्या रहा, इसका फॉर्मूला है, समझेंगे आगे देखिएगा, है ना। पहला हम लोग समझेंगे राजस्व घाटा, है ना।
राजस्व घाटा, अच्छा घाटा बोले मतलब समझ गए आप, जितना इनकम हो उससे ज्यादा आउटगोइंग हो गया। और राजस्व मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू। तो जितना रेवेन्यू प्राप्त होना था उससे ज्यादा रेवेन्यू चला गया। अच्छा रेवेन्यू प्राप्त मतलब रेवेन्यू रिसीट, वैसे इनकम जो हमेशा हो, हर महीने आपका सैलरी हर महीने आ रहा है 50 रुपया और आप हर महीने खर्चा कर रहे हैं 60 रुपया, 10 रुपया का क्या हो रहा है, राजस्व घाटा हुआ। तो 60 रुपया खर्चा कैसे करता है, 50 60 रुपया कैसे खर्चा कर दे रहे हैं, 10 रुपया उधार ले रहा हूं, है ना। आपका बजट तो 60 का होगा, लेकिन आपका जो मेन इनकम क्या, रेवेन्यू, मेन सरकार का मेन इनकम क्या था, रेवेन्यू रिसीट होता है, लोन तो अलग बात हो गया। तो जब यहां लिखा राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय से अधिकता हो सकता है। सरकार का राजस्व व्यय कैसा व्यय, दो तरह का खर्चा सरकार के पास होता है, कैसा कैसा खर्चा होता है, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। तो केवल राजस्व व्यय और केवल इसी दोनों का अंतर मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट डिफिसिट इसको बोलते हैं कि सरकार का जो राजस्व खर्चे, अच्छा राजस्व खर्चे समझ गए ना, राजस्व खर्चे क्या हो गया, सरकार पेंशन देगी, सरकार सैलरी देगी, है ना, सरकार डिफेंस में खर्चा करेगी, इंटरेस्ट पेमेंट करेगी, वो राजस्व खर्चे हो गए सरकार का राजस्व प्राप्ति। अच्छा प्राप्ति में क्या, राजस्व प्राप्ति में क्या आएगा, राजस्व प्राप्ति में दो ही तरह से पैसा प्राप्त हो सकता है राजस्व प्राप्ति में, कौन सा, एक तो टैक्स से, एक नॉन टैक्स से। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और नॉन टैक्स में क्या होगा, फी हो गया, फाइन हो गया। यही मेन है सरकार का रेवेन्यू रिसीट। तो जब वो खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो घाटा कैसा हो गया, रेवेन्यू डिफिसिट। हम लोग आगे देखेंगे कि इस बार क्या रहा, समझेंगे कितना सरकार पैसा कमा रही है। मान लेते हैं सरकार 100 रुपया टैक्स से पैसा कमा रही है ना, टैक्स में दोनों तरह गए थे, जो भी हो। और सरकार का खर्चा जो है, रेवेन्यू तरह के खर्चे कैसे सरकार के हैं, आपका 120 रुपया। मतलब हर साल सरकार 120 रुपया खर्चा कर रही है। वो कैसा खर्चा, राजस्व खर्चा। राजस्व खर्चा मतलब वैसे खर्चे जो हमेशा हो, मतलब आपका सैलरी 100 रुपया है, 100 रुपया फिक्स सैलरी है, बढ़ेगा नहीं, आपको इतना सैलरी मिल रहा है, अब एक खर्चे 120 रुपया हो रहा है। 120 रुपये ऐसे खर्चे हैं जिसको रोक नहीं सकते आप, इसके बिना आपका जीवन नहीं चलेगा। तो 20 रुपया तो आप ठीक है, 20 रुपया आप उधार लेके चला रहे हैं, तो उधार वाला तो कैसा खर्चा, कैसा प्राप्ति हो गया, पूंजीगत प्राप्ति हो गया ना। उधार लेना पूंजीगत प्राप्ति हो गया। लेकिन यहां पे हम फॉर्मूला समझ रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू रिसीट में से टोटल रेवेन्यू रिसीट में से टोटल एक्सपेंडिचर घटा दीजिए तो आपका रेवेन्यू डिफिसिट कहलाएगा। ठीक है, ये उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इससे सवाल बहुत कम पूछता है, लेकिन मतलब सिंपल इसलिए नहीं पूछता उतना, मेन सवाल पूछता है इससे। यह राजकोषीय घाटा, यही शब्द का उल्लेख हर बार होता है, टीवी चैनल पे देख ली, कहीं देखिए, इस शब्द का उल्लेख आपको बहुत बार मिलेगा। ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये आपका, एक सेकंड थोड़ा सा कम करता हूं, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा आप लोग, देखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है बाबू, और इसको समझना है ध्यान से, ध्यान पूर्वक। पहले से लिखा गया है, राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़ के उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। मतलब सरकार का जितना भी खर्चा हो रहा, फुल खर्चा बोल दिया फुल खर्चा। सरकार का खर्चा दो तरह के होते हैं, कौन कौन होते हैं, एक पूंजीगत खर्चे, राजस्व खर्चे। मतलब आपका खर्चा दो तरह का है, एक तो आप हर महीने जो खर्चा कर रहे हैं रेंट वेंट पे, और एक आपका खर्चा कैसा हो सकता है आपको मोबाइल खरीदना है ना। सरकार का भी खर्चा दो तरह के है, एक तो सरकार सैलरी पेंशन वेंशन दे रही है, राजस्व खर्चे। सरकार जमीन भी खरीद रही है, सरकार लोन भी दे रही है लोगों को, तो वो सरकार का पूंजीगत खर्चे हो गए। सरकार का टोटल खर्चा ऐसा बोल दिया, टोटल खर्चा, वहां पे केवल राजस्व खर्चा था, यहां पे टोटल खर्चा। और टोटल खर्चा में क्या आ जाएगा, यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं, टोटल खर्चा में आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों खर्चे में से, अच्छा दोनों खर्चा ज्यादा हो जाए कब, किससे, सरकार के रेवेन्यू रिसीट से, है ना, और कैपिटल रिसीट से, है ना। सरकार की प्राप्ति दो तरीके से होती है, आपको पता है, सरकार की प्राप्ति दो तरीके से होती है। रेवेन्यू रिसीट मतलब सरकार का हर महीने जो पैसा आता है ना, सरकार मतलब टैक्स से पैसा आना, और सरकार का एक आता है पैसा, सरकार लोन ले लेती है। लेकिन इस फॉर्मूला में क्या लिखा गया है, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, यहां लिखा है मैंने, उधार को छोड़ के, उधार वाला पैसा नहीं जोड़ना है बाबू खर्चा में। फॉर्मूला जब आ जाएगा, उधार वाला राजकोषीय घाटा में कभी भी आप उधार वाला पैसा को नहीं जोड़ सकते हैं। उधार वाला जोड़ देंगे तो फिर तो पूरा बराबर हो जाएगा बजट, है ना। अगर आपके खर्चे 60 रुपये हैं, 50 पे आपका इनकम हो रहा है,
10 रुपये आप लोन लेके इस्तेमाल कर रहे थे, तो अगर हम इसको जोड़ देंगे उधारी को तो मेरा जीरो हो गया कि 60 रुपये कमा रहे हैं 60 रुपये खर्चा कर रहे हैं। तो बस यही ध्यान रखना कि राजकोषीय घाटा में इस उधारी वाला पैसा को नहीं जोड़ना है। तो किसको जोड़ेंगे? सरकार का इनकम सोर्स होता है ना, एक तो आपका हो गया रेवेन्यू रिसीट, मतलब जो आपका हर महीने पैसा आ रहा है, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में आता है उधार, तो उधार को हटा के क्या कैपिटल रिसीट में आ सकता है पैसा, बताइए। उधार के अलावा आपका पूंजीगत प्राप्ति किस तरीके से हो सकता है? उधार के अलावा, जैसे मैंने बताया था, उधार के अलावा, उधार में मैंने 3 चीज बताया था ना। उधार के अलावा सरकार की पूंजीगत प्राप्ति जो हो सकती है वो हो सकती है सरकार बॉन्ड जारी कर देगी, सरकार लोन दी थी किसी को वो ले लेगी सरकार, मतलब रिकवरी कर लेगी लोन का, है ना। सरकार कंपनी बेच बाच देगी, तो वो खर्चा, वो पैसा वो हुआ। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि सरकार का पूर्ण खर्चा में दोनों खर्चा आएगा, रेवेन्यू और कैपिटल। सरकार का पूर्ण खर्चा माइनस क्या करना है? सरकार का एक प्राप्ति रेवेन्यू प्राप्ति, फिर उसमें और क्या एक जोड़ना है रेवेन्यू प्राप्ति में? कैपिटल। लेकिन खाली उधारी हटा के सब माइनस कर दो, खाली उधारी हटा के सब माइनस कर दो, है ना। ठीक है, तो अच्छा इस फॉर्मूला से एक चीज और निकलता है, अब ध्यान में रखिएगा, इसको ही भूल जाइए, इस लाइन को अब ज्यादा नहीं पढ़ना, है ना। मैं आपको एक चीज लिखता हूं, आपका 70 रुपया खर्चा है महीने का, क्लियर? 70 रुपया महीने में खर्चा कर रहे हैं, कमा कितना रहे हैं? सैलरी से कितना आ रहा है आपका? 50 रुपया। सैलरी कितना आ रहा है? 50 रुपया। 10 रुपया आपका पैसा कहां से आ रहा है? मान लेते हैं आप 10 रुपया कोई कुछ बेच दिया है ना, कुछ बेच दिए, 10 रुपया आपका आ गया। 70 रुपया पूरा करना है भाई। 50 रुपया तो आपका तो रेवेन्यू रिसीट है, मतलब हर महीने पैसा आपको आता है। 10 रुपया आपने कुछ आपका सामान पड़ा था बेच दिया तो पूंजीगत प्राप्ति हो गया। लेकिन 10 रुपया और घट रहा है, 10 रुपये कहां से लाएंगे? क्या उपाय आपके पास है? लोन के अलावा कोई उपाय है? उधार के अलावा कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है। क्या उपाय है? चाहे वो कोई सामान ही बेचेगा ना, सामान से 10 रुपया मिल रहा है, इससे वो अलावा कुछ बेच ही नहीं पा रहे हैं। अब ऐसा अब फालतू बात बोलिए कि हम 20 रुपया का बेच देंगे तो अलग बात है, लेकिन केवल आपके पास 10 रुपया कहीं बेचने लायक है, उसके अलावा पूरा संपत्ति आपका कुछ नहीं है। 50 रुपया तो आपका महीना में आ गया, 10 रुपया आपने कुछ बेच के निकाल लिया, अब आपके पास कोई उपाय ही नहीं बचा है, ना आपका घर में रेंट लगा है, कुछ लगा है, कहां से आप लीजिएगा? लोन। तो ये 10 रुपया, अच्छा ये जब माइनस कर रहे हैं कितना बच रहा है? 10 रुपया। ये कैसा, किसको क्या बोलते हैं हम लोग? राजकोषीय घाटा बोलते हैं। तो राजकोषीय घाटा ये भी दिखाता है कि आप उधार लेना कितना है आपको। मैंने यहां लिखा है, यह सभी स्रोतों से सरकार के कुल उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है। सरकार को कितना उधार लेना है ये राजकोषीय घाटा बताता है। सरकार को बताता है कि आप इतना 100 रुपया खर्चा कर, आपका इतना खर्चा है टोटल, वो आपका प्राप्ति मात्र इतना ही है, आपको इतना लोन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका काम ही नहीं चलेगा। क्लियर है? तो एक और फॉर्मूला, ग्रोस फिस्कल डिफिसिट, सकल, ग्रोस में सकल होता है, राजकोषीय घाटा से मैं इसमें खाली ग्रोस लगा दिया, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। यहां भी ग्रोस ही था, ये भी ग्रोस है ना, कोई बहुत ऐसा नहीं है। ग्रोस फिस्कल डिफिसिट है, मतलब राजकोषीय घाटा एक और फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा क्या बताता है? कितना उधार लेना है, इस 10 रुपए का हिसाब। 10 रुपए में क्या होता है? उधारी है। तो राजकोषीय घाटा सरकार के लिए क्या होता है? नेट बोरोविंग्स एंड होम, सरकार ने अपने घर से कितना लोन लिया, मतलब सरकार ने आरबीआई से कितना लोन लिया, सरकार ने अपने कंपनी, जो सरकार के अंदर जो कंपनी है सरकार ने उनसे कितना लोन लिया। बोरोविंग्स फ्रॉम आरबीआई मतलब ये सरकार ने अपने घर से कितना लोन लिया, है ना। सरकार ने आरबीआई से कितना लोन लिया, सरकार ने विदेश से कितना लोन लिया, तीनों मिलाना, ये तीन तरह से लोन ले सकते हैं ना। चाहे तो हम अपना घर से मांग लेंगे कि बाद में दे देंगे आपको, है ना, अपने भाई बहन से मांग लेंगे, या हम बैंक में जाके लोन ले लेंगे, या हमारा कोई विदेश में दोस्त है उससे ले लेंगे। तो सरकार के पास तीनों तरीका से लोन आ सकते, तो कुल मिला के तो है उधारी ये तीनों इसमें, है ना। तो ये कभी कभी हो सकता पूछ दे कि ग्रोस फिस्कल डिफिसिट में क्या था, केवल तो सब उधार है, सब तो उधार है, बोरोविंग्स सब तो उधार ही है ना, इंडिया से ले लोन। तो ये समझे कि सभी स्रोतों से सरकार का कितना उधार लेना है ये दिखाता है ग्रोस फिस्कल डिफिसिट।
है ना, ये ध्यान रखिएगा। और हमेशा जब भी बजट बनेगा ना तो इसको दिखाएगा हमेशा कैसे, पता, जीडीपी के में, कि हम इस बार अपने जीडीपी का 5.1%, 5.2%, 10%, बताओ, है ना, एक लिमिट है कि उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ठीक है, 6% ज्यादा नहीं बढ़ सकता, इतना परसेंट हम उधारी ले रहे हैं इस बार, हमेशा दिखाता है, हर साल लेती है, हर साल। पिछला बार 5.9% जीडीपी, जीडीपी में तो अलग, बजट नहीं, जीडीपी अलग होता है। एक साल मतलब कितना एक साल में कमा रहे हैं, मतलब पूरे भारत के हर एक नागरिक, सरकार सब मिला के वो जीडीपी होता है ना। हमेशा जीडीपी के परसेंटेज के रूप में ही हम दिखाते हैं फिजिकल डिफिसिट को, प्राइमरी, है ना। अब एक आता है लास्ट है, उसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा, है ना। क्या बोलते हैं इसको, देखिए प्राथमिक है मतलब प्राइमरी, इसमें कुछ होल नहीं है ना। जैसे मैंने बताया ना आपको कि आपका 50 रुपए इनकम है, 10 रुपए जमीन बेच दिया, है ना, 70 रुपए खर्चा था, 10 रुपए क्या लेना पड़ेगा आपको, उधार। अब पिछला महीना भी हो सकता है कुछ उधार लिए होंगे, पिछला साल भी, आप पिछला महीना पर चल रहे हैं, पिछला महीना भी कुछ उधार लिए होंगे, उसका इंटरेस्ट भर रहे होंगे, तो थोड़े मानेंगे इस साल का हम घाटा, तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप, करिए पे। मान लेते हैं कि ये 10 रुपए, जैसे 70 रुपए जरूरत, 70 रुपए मान ले, 2 रुपया जो था मेरा वो था पिछला साल का उधार, मतलब हमको 68 रुपए इस जरूरत था, लेकिन हम 2 रुपया जो हमको जरूरत पड़ रहा है वो पिछला साल का उधार था, उसका मतलब इंटरेस्ट भरना है। तो इसी बार से पूरा करिएगा, इसी बार घाटा इस बार 10 रुपया लोन लीजिएगा तो इसको तो राजकोषीय घाटा बोल देंगे, लेकिन इसमें 10 रुपया ले रहे हैं, इसका इस्तेमाल तो 2 रुपया उधार भरने में तो कर रहे हैं। तो कहता है कि हमारा जो फिजिकल डिफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा मतलब 10 रुपया है, इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट पिछला साल वाला हटा दो तो हम प्राथमिक घाटा बन जाए कि इस बार का मेरा प्राथमिक घाटा क्या है, इस बार का केवल 1 ईयर का क्या घाटा है, जिसको प्राइमरी डिफिसिट। 3 फार्मूला ध्यान में आपको आ गया, एक तो रेवेन्यू रिसीट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटा दीजिए, रेवेन्यू घाटा निकल जाएगा। फिजिकल डिफिसिट में पूरा खर्चा में से घटा दीजिए रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, उधारी को हटा के खत्म। तीसरा तो आपका ये हो गया, है ना। मतलब इसका फॉर्मूला है एफडी मतलब फिजिकल डिफिसिट राजकोषीय घाटा माइनस आईपी इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब क्या उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, है ना। ठीक है, ये इंटरेस्ट लायबिलिटी वही हिंदी में होगा, मतलब देनदारी मतलब देना, ब्याज, यहां भी वही है ब्याज देनदारी, है ना। जो ब्याज के रूप में जो पैसा देना है वो जैसे ही घटा देंगे राजकोषीय घाटा में तो प्राथमिक घाटा निकल जाएगा। क्योंकि भाई इसमें तो हर साल अगर लोन लेने का आदत है तो मतलब कि आप इस बार भी आप उस लोन का चुका रहे हैं, तो हम मानेंगे नहीं हमारा इस बार का बताइए प्राथमिक घाटा क्या है, तो इस बार का प्राथमिक घाटा वही है कि इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दो, है ना। तो ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम लोग आएंगे इंटरिम बजट, नया इस साल का बजट। हम लोगों ने बजट से संबंधित हर एक पॉइंट को समझ लिया, है ना। अब जो इस बजट पढ़ने में आसान होगा, खाली रटने वाला चीज आ गया, बस याद रखना डाटा। इंटरिम बजट 2024-25। इंटरिम बजट इसलिए कहा जाता है, इंटरिम बजट जब भी लोकसभा का चुनाव होना होता है, जैसे 2019 में लोकसभा का चुनाव होना था, है ना। जब भी नई सरकार बननी होती है तो नई सरकार, वैसे इस बार सरकार बनेगा, चुनाव होगा अप्रैल मई में, सरकार बनेगा जून जुलाई तक। क्या बनेगा? जून जुलाई तक। तो इस पीरियड में, है ना, इस पीरियड में, अच्छा कब खत्म होगा आपका फाइनेंशियल ईयर? 31 मार्च को। 31 मार्च तक तो पैसा होगा, 23-24 वाला बजट पास हुआ होगा तो 31 मार्च तक पैसा आपके पास होगा, क्या खर्चा करना। लेकिन जबकि 1 फरवरी को ही पेश करना बजट, डेट तो चेंज नहीं होगा, तो 1 तारीख को जो भी करना होता अगला साल के लिए करना होता। लेकिन हमको पता है कि अगला बार मेरा सरकार होगा या नहीं होगा, अगला बार मेरा सरकार होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता। तो ऐसा है कि आप फुल बजट नहीं पेश कर सकते, एनुअल बजट आप नहीं पेश कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि 31 मार्च को सरकार हो जाए खत्म, तब तक जून में जब नया सरकार लेगी, जून जुलाई में नया सरकार शपथ लेगी, तब जाकर बजट बनाएगी प्रॉपर। भले यही सरकार ले लेगी, लेकिन यही सरकार फिर इसी बजट को थोड़ा अच्छे से पेश करे, अलग बात है। लेकिन हो सकता है सरकार चेंज हो जाए तो इसकी पॉलिसी को हटाएगा कि नहीं हम ये सब हम अलग अलग करेंगे। तो इसलिए इंटरिम बजट पेश किया रहा है। वोट होने के बाद क्या होता है, 2-3 महीने खर्चा चलाने के लिए, इसी तो भाई है ना।
तो इंटरिम बजट भी वैसा ही फुल बजट की तरह ही पेश होता है, सब कुछ होता है, बट एक ट्रांजिशन पीरियड के लिए 2-3 महीने के लिए वो भी एक तरह से कारगर होता है। भले अगर सरकार आ गई तो वही आएगी तो उसी में कुछ परिवर्तन करेगी, लेकिन इंटरिम बजट का कुछ कंडीशन है, कोई वादा नहीं करना है दुनिया भर के। हर साल बजट आता है तो सरकार बोलती है कि हम इस बार ये करने वाले हैं, इसमें इतना खर्चा करेंगे, इसमें इतना खर्चा करेंगे, ये स्कीम लाएंगे, वो स्कीम लाएंगे। लेकिन इंटरिम बजट में इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन साफ साफ कह दिया है कि आप ऐसे चीजों का घोषणा उतना ज्यादा नहीं करना है कि आप जो वोटर्स है ना उसको इन्फ्लुएंस कर दे। हमारा 2 महीने बाद इलेक्शन है और हम इस बार के बजट में कहते हैं कि छात्रों को सबको 1 लाख रुपया मिलेगा, छात्र सब हम ही को वोट दे देंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ये कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता है कोई भी। तो आप समझे कि अंतरिम बजट में हम लोग कुछ नहीं नया पढ़ने वाले, पिछले साल वाला सब कुछ रहेगा स्कीम, कोई नो न्यू स्कीम, कोई भी नया स्कीम नहीं पढ़ेंगे इस बार। टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, जो टैक्स लगता है ना इनकम टैक्स, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकता, कोई भी टैक्स में परिवर्तन नहीं कर सकता है, ना ही कोई नया स्कीम लॉन्च कर सकता है, ना ही कुछ ज्यादा सरकार। हाँ, लेकिन तो सरकार करेगी क्या भाई? सरकार अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएगी कि हमने लास्ट 5 साल में या लास्ट 10 साल में, जब तक जैसे कि अभी बीजेपी 10 साल तक रही 2014 से, सरकार जब इस बार का बजट पेश किया इंटरिम बजट, तो इसने अपने 2014 से लेके 2024 तक की उपलब्धियों के बारे में बताया कि हमें 2014-24 तक हमने दुगना कर दिया, ये दुगना कर दिया, गरीबी हटा दिया, ये हटा दिया, तो वो बताएगी, अपने पॉलिसीज के बारे में बताएगी। ये है इंटरिम बजट, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा सरकार आम चुनाव से कुछ महीने पहले एक अंतरिम बजट जारी करती है जो अल्पकालिक, वही बात है, थोड़े समय के लिए एक फाइनेंशियल प्लान है, मतलब फॉर द ट्रांजिशन पीरियड, मतलब पुरानी सरकार और नई सरकार है ना, पुरानी सरकार और नई सरकार, इनके बीच में जो समय है बनने में, उसी पीरियड के लिए उसे संक्रमण का कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। तो आप देखिए इस बार के बजट में जो क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें है उसके बारे में समझेंगे। इस बार का बजट का जो थीम है वो है, देखिएगा, विजन भारत इन हार्मोनी विद नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब जो हमारा भारत है वो समृद्ध होगा, कैसे? वो लिखा कि प्राकृतिक आधुनिक अवसंरचना, सभी के लिए अवसर, मतलब सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आधुनिक संरचना बनाएंगे, अलग अलग मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब कुछ बनाएंगे, अलग अलग बिल्डिंग सब कुछ बनाएंगे, और प्रकृति के साथ भी रहेंगे, है ना। जैसे बोलते हैं ना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना एक सरकार का लक्ष्य है कि कार्बन उत्सर्जन कम कर दो, 2070 तक 0 कार्बन कर दे, तो लक्ष्य ये सब, मतलब ये थीम पूछता है, ठीक है, थीम पूछेगा। अब देखिए इसलिए महत्वपूर्ण उतना ज्यादा नहीं हो जाता है क्योंकि तुरंत जुलाई में बजट नहीं आ जाएगा, तो फिर उससे सवाल बनेगा। अभी इधर कोई एग्जाम भी नहीं है उतना, तो खाली थीम याद रखिए, ज्यादातर उतना आपको इस बार नहीं याद रखना है कि किसको कितना ज्यादा फंड मिला, है ना, उतना ज्यादा ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि तुरंत जब नया बजट आएगा तो फिर वहां सवाल आएगा, वहां सवाल बनेगा। बट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या है। तो इसमें यह बात मानिए कि 2047 तक विकसित भारत, क्योंकि 100 साल के बारे में बात कर रहा है, जब भारत आजाद हुआ था, तो 2047 में तो अमृत काल चल रहा है। 75 के बाद जो अमृत काल चालू हुआ, तो अमृत काल है ना, उसमें विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है ना। उसमें क्या लक्ष्य रखा गया है? सबका साथ सबका विकास, है ना, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और विकसित भारत 2047, ये सरकार का मतलब जो है विजन है। सरकार अपने बजट में इसने बोला कि हम ये करेंगे 2047 तक। पता बजट में क्या होता है? विजन होता है। हम बोले बजट क्यों पेश कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, ये बताता है ना। इसमें ये बताया ट्रिनिटी ऑफ तीन डी की बात किया, 3D की बात किया। क्या क्या? डेमोग्राफी है ना, डेमोक्रेसी। अब एग्जाम में ये सवाल बन सकता है, देखिए एग्जामिनर को सब पता है किसको कितना पैसा मिला, किस डिपार्टमेंट को, सब रट के बैठ जाइएगा, है ना। बजट का कितना साइज है सब पता चला कि कितना लाख रुपए बजट में आ रहा है। लेकिन छोटे से टर्म जो भाषण देते समय मतलब जिस शब्द का उल्लेख हो वहां सवाल उठा देता है कि बताइए इस बार ट्रिनिटी शब्द में कौन कौन 3 एलिमेंट्स हैं। अब एक तो डेमोग्राफी, एक डेमोक्रेसी, एक आपका डायवर्सिटी। अब मतलब समझिए ये मतलब क्या हुआ। डेमोग्राफी मतलब जनसांख्यिकी, हिंदी में लिखा जनसांख्यिकी मतलब जाति जनसंख्या, है ना। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, और डायवर्सिटी मतलब विविधता, है ना। ये 3 चीज को बोला है इन्होंने, क्या बोला है? ट्रिनिटी बोला है। एक तो जनसंख्या,
हमारा देश की जनसंख्या बहुत है, सबको लेके चलना है, लोकतंत्र को लेके चलना है, और जो विविधताएं अलग अलग हमारे देश में, बहुत तरह की भाषाएं हैं, बहुत तरह के कल्चर्स हैं, उन सबको लेके सबका प्रयास के समर्थन से ये 3 चीज चलेगा। किसका किसका समर्थन मिलेगा? लोगों का, जनसंख्या का, सरकार का और विविधताओं का। ट्रिनिटी 3 शब्द का उल्लेख किया इस बार के बजट में, ध्यान रखना। एक 100% इस सवाल एग्जाम में आने का होता है। और विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक रखा, जो कि आपको पता है ना। अब इस बार जब भाषण दे रही थी तो उन्होंने बोला 4 जाति के बारे में, 4 कास्ट के बारे में, कि पीएम मोदी का 4 जाति के ऊपर विश्वास है। अब वो जाति कोई ये हिंदू मुस्लिम या ऐसा कोई नहीं, 4 जाति के बारे में क्या बोला उन्होंने? 4 जाति के बारे में बोला कि मेरे लिए 4 जाति है, पहला गरीब, दूसरा महिलाएं, तीसरा युवा और चौथा किसान। 4 जाति कौन है? 4 कास्ट। 4 जातियों में कौन कौन आता है, जिस पे फोकस करने के लिए पीएम ने बोला, या हमारे बजट में बोला गया। ये सवाल पूछ देगा तो क्या क्या बोलेंगे? जाहिर सी बात है, एक तो युवा देश को सबसे चलाएंगे, महिलाएं, किसान और एक गरीब। इन चारों का अगर विकास हो जाएगा तो पूरे देश का विकास। युवा को विकास करेंगे तो युवा आगे के फ्यूचर को बढ़ाएगा, महिलाओं को विकास करेंगे तो वो अपना घर का विकास करेगी, सबको विकास करेगी। गरीब को अगर हम उनके इनकम को अच्छा बनाएंगे, गरीब को, तो वो हमारे देश का विकास को देख के, और किसान को अगर बनाएंगे तो अन्नदाता, उनको क्या बोलते हैं? अन्नदाता। किसान को बोला है अन्नदाता, है ना। बाकी सबको तो पता है ना, क्लियर। तो इसलिए चारों पे कुछ कुछ चीजें बताई गई है कि गरीब कल्याण देश का कल्याण। बोला गरीब का कल्याण होगा, देश का कल्याण हो जाएगा। तो जूम कर रहे थे, ठीक है, शायद फट रहा होगा, बट कोई बात नहीं, हिंदी बता देंगे, ठीक है। डीबीटी से 2.7 करोड़ की बजट हुई, मतलब 2.7 लाख करोड़। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पैसा पहले पहुंचता था, जाइए मुखिया जी के पास, सरपंच जी के पास, मतलब जो भी हो, उनसे पैसा लेना पड़ता था, कुछ भी चीज, है ना। अब डायरेक्ट आपके खाता में पैसा, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। कब से कब ये बताया है? देखिए 2005 से लेके 2022-23 तक, मतलब 10 साल का बता रहा है। मतलब 2005-6 में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद वाला सरकार जब ये पावर में आएगी ना, उसके बाद ही बताएगी अपना, है ना। इस बात को मतलब ये ग्राफ बनाया गया है, सरकार इसकी बचत हुई है, मतलब सरकार को डीबीटी से इतना लाख करोड़ सरकार ने बचाया है। जो सरकार को मतलब कहने का मतलब कि खर्च हो जाती थी, वो डीबीटी के माध्यम से इतना सरकार इतना लाख करोड़ रुपया बचाया है, जो वेस्ट होता सरकार का। फिर 25 लाख करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग कहां आए हैं? गरीबी से बाहर आए हैं। एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, गरीबी का एक सूचकांक होता है कि गरीब किसको बोलेंगे, है ना। तो उसमें से 25 करोड़ लोग, मतलब अब 25 करोड़ लोग को गरीबी से बाहर निकाल दिया गया, है ना। ये अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया गया, सब याद रखने लायक चीज नहीं है ना, क्योंकि हम लोग फिर चेंज होगा। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को सहायता, पीएम स्वनिधि स्कीम, है ना। स्वनिधि स्कीम मतलब स्ट्रीट वेंडर स्कीम आया था, कि जो कोविड के समय आया था, जो बेचते हैं ना ठेला वाला पर, उनके लिए आया था, है ना, उनके लिए आया था ये स्कीम। उसमें 78 लाख लोगों को लोन दिया गया, 28 लाख लोगों को लोन दिया गया पीएम स्वनिधि स्कीम के माध्यम से, है ना। इस चीज को समझिएगा, ठीक है। देखिए गरीबों की प्रतिशत में कमी, देखिए 2005 में जब कांग्रेस की सरकार थी, बता अब पिछले सरकार का ही तुलना करेगी, 55% गरीब लोग थे, है ना, 100 में। फिर देखिए 2013 में 29% कमा, फिर 2015 में 24% में, तो ये बताया जा रहा है ना, ये हो गया, ठीक है। तो ये गरीबों के लिए क्या है ये समझ लिए, कोई काम का चीज नहीं, याद रखने लायक चीज नहीं है। बाद में बोल रहे हैं याद करने वाला जो चीज होगा वो जब आपका सेकंड वाला, जब आपका जुलाई में आएगा ना बजट, फुल एनुअल बजट, तब वहां हम लोग याद करने वाला बहुत चीज को देखेंगे ना, यहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक है। ओके, देखिए युवाओं के लिए क्या हम लोगों ने किया भाई, युवाओं के लिए हमने क्या किया, 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत ट्रेनिंग हम लोगों ने दिया। युवाओं को उद्यमी युवाओं को रोजगार बिजनेस करने के लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत हुआ, 43 करोड़ ऋण स्वीकृत हुआ ना। 43 करोड़ लोन सैंक्शन हुए,
पीएम मुद्रा योजना के तहत, है ना, पीएम मुद्रा योजना के तहत। और पीएम श्री में भी बजट बढ़ा। पीएम श्री मतलब जो आपका बच्चों के एजुकेशन के लिए, युवाओं के एजुकेशन के लिए है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि बढ़ोतरी हुआ है ना। 2024-25 में कितना करोड़ रुपया बढ़ोतरी किया गया, ये आपका बताया गया। क्लियर है? देखिए, तो यहां पे 2023 पिछला साल का बजट जो एस्टिमेट था उसमें 4000 करोड़ था। इस बार 6050 करोड़ रुपया हम लोगों ने पीएम श्री योजना के लिए पैसा दिया है। देखिए 2014 में 16 IIT था, 23 IIT हो गया, एम्स की संख्या 7 थी, 22 एम्स हो गया, 43 यूनिवर्सिटी था, 11 बताया है कितना यूनिवर्सिटी, इतना एम्स बनाए, इतना ये बनाया, उतना ये बनाया, हम लोगों ने 10 सालों में क्या किया। तो वो 9 साल का पूरा लेखा जोखा इन्होंने बताया है, जो कि हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई याद करने लायक अभी चीज नहीं है, जैसा कि टर्म्स को पकड़ना है। ठीक है, तो डाटा वाटा तो याद रहता है। किसान के लिए बारे में फिर वही बात, और किसान के लिए बोलेंगे, है ना। किसान जो तीसरा नंबर उन्होंने बोला कि पीएम किसान योजना था, उसके तहत 11.8 करोड़ किसानों को डायरेक्ट फायदा मिला है। 11 पॉइंट इतना करोड़ रुपए नहीं, इतना करोड़ किसान है पीएम किसान की चल रही। ठीक है, फिर बोला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा हुआ। 3 लाख करोड़ के व्यापारिक वॉल्यूम का समर्थन करने के लिए ई नाम जो है ना, ई नाम है ना, जो मार्केटिंग वाला है ना, उसका मंडी, ई नाम एक मंडी की तरह है, तो मंडी का इन्होंने लाया है ना। 1361 मंडी ई नाम के तहत जोड़ा गया। 1361 मंडी जो किसान जहां पे बेच पाएंगे, है ना। फिर गेहूं चावल खरीदने बढ़ना, देखिए ये बताया कि गेहूं चावल कितना मेट्रिक टन, पहले देखिए बताया है ना, चावल 2020-21 में 30 था, 29 हुआ, 28 हुआ, 38 मेट्रिक टन चावल खरीदा जा रहा है सरकार के द्वारा। 390 था, 433 था, ये सब पूरा मतलब उन्होंने बताना, ये बताया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। देखिए ये सब बहुत सारा आपको यूट्यूब वीडियो मिल रहा है, जिसमें आपको एमसीक्यू करवा देगा, 20-25 एमसीक्यू हो जाएंगे, वो देख लीजिएगा, तो आपको वहां से आपको सारा रटाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि रटने वाला चीज है ना। अब देखिए अभी किसी कोई स्कीम नया लॉन्च किया नहीं, कि उसको समझना है, नया स्कीम लॉन्च करता है बजट में, तो उसको ध्यान रखना, क्योंकि उससे सवाल आता है। इस वजह कोई स्कीम लॉन्च करना ही नहीं था, क्योंकि इंटरिम बजट है। महिलाओं के लिए क्या किया? 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण, मतलब 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण, मतलब मुद्रा योजना क्या, आप एक बिजनेस करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, तो उसके लिए महिलाओं के लिए है। 10 वर्षों में महिलाओं का देखिए 28% ज्यादा महिलाएं अब स्कूल में पढ़ने जा रही है, मतलब अच्छे उच्च संस्थानों में, सॉरी, है ना, उच्च शिक्षा 10 वर्षों में, मतलब 2014 से 24 तक में हम लोग ने इतना महिलाओं के ऊपर मतलब ये इंपावरमेंट किया कि अब उनका 28%, पहले से 28% ज्यादा महिलाएं अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। फिर है स्टेम पाठ्यक्रम, महिलाओं का 43% नामांकन हुआ है ना। फिर 83 लाख स्व सहायता समूह, बहुत सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है गांव में, है ना, जो 10-20 महिलाएं मिलकर कुछ पैसे जमा करती हैं, तो उनमें देखिए 83 लाख से 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी। वैसी महिलाएं जिनके पास लाख रुपया, लखपति 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज्यादा, मतलब कहने का सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा हम लोगों ने दिया 10 साल में, इसलिए 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी। कंप्लीट है। अब देखिए श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। पहले जो महिलाएं काम करती थी, पहले महिला कम काम करती थी, है ना, घर में रहती थी, है ना। अब महिलाओं का बताया गया कि देखिए 17-18 में 23% महिला काम करती थी, अभी देखिए 37% महिला काम कर रही है 100 में, है ना, ये हुआ। ठीक है, 4 हम लोगों ने पॉइंट देख लिया जो कि महत्वपूर्ण था। अब क्या है, कह रहा है कि देखिए हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कर रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करना मतलब पूंजीगत खर्चा करना, मतलब सरकार अपना संपत्ति बढ़ा रही है। पूंजीगत खर्चा, आपने जमीन खरीद लिया, पूंजीगत खर्चा हो गया, मतलब आप अपना जमीन बना रहे हैं। तो सरकार मतलब इसका पूंजीगत खर्चा सरकार के मतलब में क्या हुआ, जमीन खरीदना नहीं, सरकार के मतलब में कि सरकार बहुत ज्यादा कंपनी बना रही है, रोड बना रही है, ये बना रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। बोला कि भाई देखो हम डबल कर दिए, देखो 2018 से 2025-24-25 में हम लोगों ने 3.4% जीडीपी का खर्चा करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसने अपने ग्राफ में दिखाया है कि हम 3.4% जीडीपी का खर्चा कर रहे हैं अपने। ठीक है, ऑफ बोला एफडीआई बोला कि देखिए 2005 से 14, देखिए जब तक कांग्रेस की सरकार थी, पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो 298 बिलियन पैसा ही आता था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से इन्वेस्ट करते हैं, विदेशी जो इन्वेस्ट करते हैं हमारे इंडिया में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 298 बिलियन
डॉलर ही आ रहा था, अभी बता रहा है कि देखिए हमारे दुगना हो गया, 596 हो गया। ये बता रहा है अपनी उपलब्धियों को, है ना। एफडीआई 2014 से 23 के बीच में इतना हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोई काम करें। अब हम आएंगे, जैसे मैंने बोला रुपया कहां से आता है, रुपया कहां जाता है, हमने देख लिया कि ठीक है सरकार का पैसा रेवेन्यू रिसीट में आता है। अब हम थोड़ा सा बांटेंगे कि रुपया सरकार के पास आता है तो कौन कौन कहां से कितना ज्यादा पैसा आता है। देखिए इसमें कुछ कुछ चीज याद रखने वाला है। मैंने पहले क्या बोला, सरकार को सबसे ज्यादा पैसा कहां से आएगा, लोन से। और सरकार सबसे ज्यादा पैसा पेड भी कहां करेगी, इंटरेस्ट पेमेंट करेगी 20%। सरकार लोन से पैसा कितना, तो पूछे एग्जाम में कि सब इस बार के बजट में सबसे ज्यादा प्राप्ति कहां से हो रहा है, क्या कहेंगे, बोरोविंग्स एंड अदर लायबिलिटी, उधार और 28 रुपया। मतलब अगर सरकार के पास 100 पैसा पहुंच रहा है, सरकार का 28 पैसा कहां से आ रहा है, लोन से, है ना। फिर सेकंड में हाईएस्ट में आपका क्या है, सरकार का पैसा, इनकम टैक्स। कौन सा है, इनकम टैक्स, जो हम लोग सरकार ले रहे हैं ना। फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, जो भी आपके निगम है उनके, उनसे ये महत्वपूर्ण है। ओके, जीएसटी में, जीएसटी महत्वपूर्ण होता है 18% पैसा। देखिए ध्यान रखिएगा, 17, 18, 19, है ना। ज्यादातर हम हर बार फिगर यही होता है, परसेंट हर बार फिगर यही रहता, थोड़ा माना 1-2% चेंज होता है, बहुत रेयर, क्योंकि हर बार पैसा सरकार का उसी तरह से इनकम, खर्चा भला अलग हो जाए लेकिन इनकम सरकार, निगम कर 17%, आयकर से जीएसटी से सरकार 18% कमाती है, और इनकम से आपको 19%, और सरकार लोन लेती है 28%। ठीक है मेरे बात को, बाकी ये सब कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये हाँ, ये यहां से एक चीज आता है, ये जो मैंने बताया नॉन टैक्स रिसीट, टैक्स के अलावा सरकार जो पैसा है वो मात्र 7 पैसा कमाती है 100 पैसा में सरकार 1 रुपया कमाएगी। तो नॉन टैक्स में क्या आया था, फी, फाइन, है ना, ये सब सरकार का जो है केवल 7 पैसा आ रहा है ना, 7 पैसा आ रहा है, समझ रहे बात को। और अच्छा 28 रुपया जो सरकार को आया वो उधारी से आया। ये 28 रुपया कैसा होगा, पूंजीगत प्राप्ति, क्योंकि सरकार को देना पड़ेगा। सरकार कुछ और भी पैसा जो ले रहे हैं जो सरकार को देना नहीं पड़ेगा, लेकिन है कैपिटल रिसीट। तो कौन सा, सरकार अपने कंपनियों को बेच रही है तो पूंजीगत प्राप्ति, सरकार को देना नहीं, सरकार का पूंजी खत्म तो हो रहा है ना, सरकार बेच रही है, तो उससे कितना पैसा आ रहा है, 1 रुपया, है ना, 1 पैसा। 28 1 29 हो गया, 29 हो गया ना, 29 पैसा सरकार को आ रही है। आगे मतलब आगे हम देख लेंगे, ठीक है, आगे देख लेंगे। तो ये ध्यान रखना है, सरकार खर्चा कहां ज्यादा करती है। देखिए तो आपको सबसे बड़ा फिगर क्या मिल गया, 20 पैसा। मैंने बोला ना कि जितना 38 पैसा लोन ले रहे हो तो 20 पैसा तो खाली इंटरेस्ट में चुका रही है। अगर सरकार 1 रुपया खर्चा करती है ऊपर से, तो 20 पैसा सरकार कहां दे रही है, केवल कर्जा, मैं तो इंटरेस्ट कर अदायगी हर साल। अच्छा, इंटरेस्ट पेमेंट किस तरह का खर्चा है बताइए, पूंजीगत खर्चा है कि राजस्व खर्चा है। पूंजीगत खर्चा नहीं होगा, क्योंकि राजस्व खर्चा है ना, कि हर साल सरकार को पेड करना पड़ेगा। पूंजीगत खर्चा वहां पे, पूंजीगत खर्चा का सबसे मेन चीज कि पूंजीगत खर्चा अगर हो रहा है आपका, मतलब आपके पास कुछ संपत्ति का निर्माण हो रहा है, आप जमीन खरीद रहे हैं तो आपका पूंजीगत खर्चा है। आपके जो नॉर्मल खर्चे से हटे कोई खर्चा हो गया तो पूंजीगत में आ जाएगा, लेकिन आपके पास संपत्ति का निर्माण होगा तब खर्चा, संपत्ति गया तब प्राप्ति, उल्टा होता है पूंजीगत में। तो यहाँ पे तो भाई आप हर साल पेमेंट कर रहे हैं तो कोई मिल थोड़ी रहा कुछ इसके बदले, पूंजीगत राजस्व खर्चे होगा, ठीक है। फिर देखिए सरकार, ये महत्वपूर्ण है और कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार डिफेंस पे 8% खर्चा करती है, 8 पैसा, है ना, वो महत्वपूर्ण है, बाकी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। ये सब आपको पूरा बजट में मिल जाएगा, ऐसा सब लिखा हुआ है। ये है बजट एट अ ग्लांस, ये है बजट का पूरा सार कि कितना रुपया आया अमाउंट में, है ना, अमाउंट में। जैसे राजस्व प्राप्ति देखिए, जो मैंने पढ़ाया है ना, राजस्व खर्चे, तो राजस्व में मैंने 2 बांटा था ना, टैक्स और नॉन टैक्स। तो सरकार का इस बार का राजस्व प्राप्ति का अनुमान कितना है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि यहां पे एक शब्द लिखा है बजट एस्टिमेट। देखिए यहां पे एक शब्द लिखा है बजट एस्टिमेट। अच्छा, बजट एस्टिमेट क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, बजट एस्टिमेट का हिंदी हुआ बजट अनुमान। मतलब सरकार 1 साल में क्या कमाएगी नहीं कमाएगी वो अनुमान ही तो लगा रही है ना। ऐसा थोड़ी है कि सरकार के पास एक पैसा आ गया। मैंने बोला बजट क्या है, फ्यूचर में क्या सरकार कमाएगी, फ्यूचर में सरकार क्या खर्चा कर रहेगी, वही है बजट, वही है आपका बजट। तो सरकार अपना बता रही है कि देखो 24-25 में हम
रेवेन्यू रिसीट जो हमारा होगा, राजस्व प्राप्ति जो होगा हमारा, इतना करोड़ रुपया। कितना करोड़ है देखिए तो, इक्यावन, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। मतलब आपका करीब 30 लाख करोड़। 30 लाख करोड़ जो सरकार है वो सरकार लाएगी कहां से? रेवेन्यू रिसीट से। सरकार को टैक्स उसमें पैसा आ जाएगा इतना, है ना। सरकार का ओरिजिनल इनकम सरकार का बिना पूंजी बेचे हुए 30 लाख रुपया। इसके अलावा 19 सॉरी इसके अलावा देखिए कितना है आपका कैपिटल रिसीट कितना है? 17। कितना है? 17। तो इस बार का बजट का साइज कितना? 47.65। तो पूछ देगा कि बताइए इस बार के बजट का साइज कितना है, तो हम क्या बोलेंगे? 47.65 लाख करोड़। 47.65 लाख करोड़, खाली करोड़ नहीं। इस बार सरकार का अनुमान है कि हम 47.65 लाख करोड़ रुपया कमाएंगे, जिसमें हम 30 लाख करोड़ कमाएंगे अपना टैक्स बैक से, नॉन टैक्स से, और उसके अलावा 17 लाख जो करोड़ रुपया, 17.64 जो है, 17.64 जो लाख करोड़ रुपया कमाएंगे, वो हम पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति सरकार को पता है कैसे होगा? सरकार लोन ले लेगी या कोई कंपनी बेच बाच देगी, है ना। तो उसमें लिखा है पूंजीगत प्राप्ति में कि हम लोन दिए वो 29,000 करोड़ है, और अदर है 5,000, और बोरोविंग्स एंड अदर लायबिलिटी। ये हमेशा अलग रहता है, एग्जाम में पूछता है इसलिए हमेशा। उधार कितना ले रही है सरकार इस बार? 16.50। 30 लाख करोड़ सरकार का तो इनकम है, जो एकदम ओरिजिनल इनकम सरकार का इनकम हो रहा है ना। इसके अलावा सरकार, क्योंकि सरकार का बजट कितना? 47.65। इसके अलावा 17.64 जो था, 17.64 था सरकार पूंजीगत प्राप्ति था, उसमें खाली लोन कितना है देखिए तो? 16.85। सरकार इस पर 16.85 लाख करोड़ रुपया लोन लेगी। 47 का 16 कितना परसेंट हुआ देखिए तो? लगभग 33% सरकार लोन ले रही थी। 38 मतलब 38, तो सरकार इतना 16.85, ओनली 16.85 जो है सरकार इस बार का लायबिलिटीज है, सरकार का ओरिजिनल खर्चे हैं, मतलब प्राप्ति है। एग्जाम में पूछेगा बताइए इस बार का बोरोविंग्स एंड अदर लायबिलिटीज क्या हुआ, ये पूछता है एग्जाम में। सरकार यहाँ सर डाटा नहीं पूछेगा इसे, सरकार ये पूछेगा बताइए सरकार का इस बार का रेवेन्यू रिसीट क्या हुआ? 30.12 याद रहेंगे, है ना। 30.01 पूरा 30.01 करोड़ लाख करोड़, है ना। सरकार कितना है? 17.64 है ना। उसमें सरकार कितना उधार ले रहे? 16.85, खत्म, है ना। इसलिए कुल सरकार कितना कमा रही है? 47.65। सरकार कुल खर्चा कितना कर रही है? 47.65। अब बोलिए सरकार जितना कमा रही है तो खर्चा कर रही है, तो सरकार घाटा वाला कैसे होता? भाई लोन लेके खर्चा कर रही है ना, लोन लेके खर्चा करे तो ये बैलेंस बजट नहीं है, लोन लेना पड़ रहा है ना। तो ये हुआ, क्योंकि हर बार जब बजट आते सरकार जितना कमाती उतना ही खर्चा करती। ध्यान रखिए बजट में ये होता है, जितना कमाएगी प्रॉपर खर्चा करती है ना, वो दिखाती। ओके, तो ये हुआ, ठीक है। 47.65 याद रखना है एनी हाउ। अब हम लोगों ने बताया कि खर्चा जो है, खर्चा अब तो खर्चा अभी हम देखिए ये प्राप्ति को हमने बांट लिया कि 30 करोड़ हम लोग को टैक्स से मिलेगा, राजस्व प्राप्ति होगा हमारा, फिर हमारा 17.64 जो हमारा पूंजीगत प्राप्ति होगा, हो गया 47। खर्चा तो हम उतना ही करेंगे, खर्चा कहां करेंगे ये दिया कि हम इस बार टोटल एक्सपेंडिचर इस साल का, ये पिछला साल का है, ध्यान रखना ये पिछला साल का है, रिवाइज एस्टिमेट है ना, जो पिछला साल किया था ना उसे देखिए बढ़ा है ना थोड़ा सा, 45 से देखिए 2 बढ़ गया, ये बीच वाला रिवाइज है। रिवाइज में क्या होता है, एक बार बजट जब पेश होता है तो अनुमान लगाते हैं, फिर खर्चा हो जाता है तो कभी कम या कभी ज्यादा, तो उसको बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट। तो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है पिछले साल मतलब उस तुलना में। देखिए हम लोगों ने पिछला साल मान लगाया था कि 45 लाख रुपया खर्चा करेंगे, 45 लाख करोड़, लेकिन हम लोग 44 लाख करोड़ खर्चा किए, है ना। इस बार करेंगे 47 लाख करोड़ खर्चा, पिछला साल से थोड़ा सा ज्यादा। ओके, तो देखिए 47.65 तो खर्चा करेंगे ही करेंगे, तो ठीक है, ये तो खर्चा है। अब हम खर्चा दो तरह से कर सकते हैं ना, राजस्व पे। अब दो खर्चे भी दो तरह के होते हैं, तो खर्चा हम लोग कहां करेंगे? राजस्व पर कितना खर्चा कर रहे हैं बाबू? 36.54 ओनली राजस्व पर, ओनली राजस्व पर हम लोग कर रहे हैं 36.54 लाख करोड़। अच्छा, 36.54 लाख करोड़ खर्चा कर रहे हैं राजस्व पर, है ना, राजस्व पर। और राजस्व में कमा कितना रहा है देखिए तो 30 लाख करोड़। 30 लाख करोड़ टैक्स से पैसा आ रहा है और 36 लाख करोड़ जो है राजस्व खर्चे, मतलब ये खर्चा होना ही है, रोक नहीं सकते। तो घाटा है ना, कैसा घाटा है? राजस्व घाटा। केवल राजस्व प्राप्ति, राजस्व घाटा को मैंने माइनस किया, कुछ नहीं किया,
हम लोग 11 लाख करोड़, 11.90 लाख करोड़, 11.90 लाख करोड़ जो है ना, 11 एक सेकंड, एक दो इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11.90 लाख करोड़ हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करें। देखिए 47 लाख का बजट, 47 लाख करोड़ का, उसमें 11 लाख करोड़ तो हम लोग खाली पेमेंट कर रहे हैं, मतलब 20% तो हम लोग उधारी पेमेंट, उधार का कर दे रहे हैं, टैक्स उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, है ना। गारंटी नेट है ना, गारंटी नेट हम लोग ये सब कोई काम का नहीं है। कैपिटल, अब ये तो खर्चा हम लोग रेवेन्यू का खर्चे, ये खर्चे तो रोक ही नहीं सकते, होना ही होना है। लेकिन सरकार का कैपिटल अकाउंट पे कितना खर्चा है, सरकार का पूंजीगत खर्चे क्या है। पूंजीगत खर्चा मतलब सरकार जब भी पूंजीगत खर्चा करेगी, मतलब सरकार कोई प्रॉपर्टी बना रही, सरकार रोड बना रही, सरकार का एक निर्माण हो रहा है, तो वो पूंजीगत खर्चे होते हैं। सरकार कितना पूंजीगत खर्चा कर रही है इस बार? 11 याद करना आसान, इसलिए एग्जाम ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। 11 सरकार का इस बार का जो खर्चा है, पूंजीगत खर्चे जो है, कैपिटल अकाउंट पे जो खर्चा सरकार कितना है? 11। क्लियर है? क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। और नीचे का इफेक्टिव कैपिटल, इस पे इफेक्टिव मतलब कहने का मतलब इसमें थोड़ा सा आपको लोन भी जोड़ देना, ये सब जोड़ देना, तो कोई काम का। इफेक्टिव कैपिटल जो इस बार सरकार का, इसमें लिखा है ना 12+13 कर दीजिए, मतलब सरकार रोड बनाने में जो खर्चा कर ही रही है। सरकार मतलब जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट मतलब जो राज्य होते हैं, सरकार उनको भी देती है पैसा, ग्रांट इन एड जिसको बोलते हैं, अनुदान बोलते हैं। तो सरकार जब ग्रांट इन एड देगी फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो सरकार स्टेट्स को ग्रांट इन एड देती है कुछ चीजों में, मतलब कि ये बनाओ, होटल हॉस्पिटल बनाओ, तो सरकार कहीं वो बड़ा तो कहीं निर्माणित हो रहा है ना। तो ये जब ग्रांट इन एड और सरकार का जो मेन पूंजीगत खर्चे हैं, उन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? प्रभावी पूंजी व्यय। प्रभावी पूंजी व्यय बन जाता है, ठीक है। ये ध्यान हम लोग रखेंगे, ठीक है। प्रभावी पूंजी व्यय बन जाता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। आगे चलते हैं। मेन जहां सवाल पूछेगा, जो हम लोग 3 तरह का घाटा पढ़े थे, वही है इस बार का फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ? 16.85 लाख। मतलब सरकार इस बार 16.85 लाख करोड़ सरकार लोन ले रही है। देखिए है ना, यही सेम चीज देखिए 16.85 है, यही तो है फिस्कल डिफिसिट। कितना उधार लेना है वही तो बताता है राजकोषीय घाटा, कितना उधार लेना। सरकार का प्राप्ति हो रहा है 30 लाख, यहां सरकार कमा ले रही है, ये कमा ले रही है, लेकिन ये जो बच जा रहा है उसके बाद जो उधार लेना वही कहलाता। तो वही तो मैंने 16.85 आप उधार याद करिए या 16.85 आप फिस्कल डिफिसिट याद करिए। तो इस बार का सरकार का राजकोषीय घाटा कोई पूछेगा तो बताएंगे 16.85 लाख करोड़, जो कि हमारे जीडीपी का 5.1% है। पिछला साल कितना देखिए 5.9% है ना। ये रिवाइज एस्टिमेट है, मतलब ये बाद में, इसको कभी एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। तो पिछला साल 5.9 था, इस बार 5. मतलब हम लोग को थोड़ा कम क्या लोन लेना। पिछला बार जीडीपी का 5.9% लोन ले रहे थे, है ना, लेकिन इस बार हम लोगों ने 5.1 लिया। ओके, क्लियर। फिर राजस्व घाटा तो वही हो गया, मैंने बता दिया अभी, है ना। सरकार इस पर कितना है? 65,000 है ना, 65,000 है ना, 6,53,000, 6,53,000 मतलब 6.53 लाख करोड़ सरकार का ये रेवेन्यू डेफिसिट है। फिर इसके बाद प्राइमरी मतलब इंटरेस्ट पेमेंट हटा दिए, इंटरेस्ट को हटा दिए, इंटरेस्ट को हटा देते थे, मात्र देखो तो मात्र 4.95 लाख ही सरकार का राजकोषीय घाटा है, जबकि 16.85 लाख राजकोषीय घाटा है और प्रभावी जो है 4. मतलब सरकार तो पिछला साल के 12 लाख करोड़ दे रही, पिछला साल का इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है। तो प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? हम लोग राजकोषीय घाटा में से ब्याज जो भुगतान कर रहे हैं उसको माइनस करते हैं तो प्राइमरी डिफिसिट निकलता है। इस वक्त राजकोषीय घाटा हमारा 16.85 है, उसमें से हम लोग लोन में कितना पेड कर रहे थे? 44 का 20%, 47 का 20% हम लोग कितना पेड कर रहे थे? इस बार हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट कितना कर रहे थे? देखिए इंटरेस्ट पेमेंट हम लोग कर रहे थे इस बार 11.90, मतलब लगभग 12 लाख। तो 12 लाख घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 16 में 12 4 लाख आ गया ना। तो कोई कुछ है नहीं, एक चीज याद रखेंगे सब याद हो जाएगा। और ये सबका अमाउंट याद नहीं रखते, सबका परसेंटेज याद रखते हैं ना। 5.1% फिस्कल डिफिसिट का उल्टा देखिए 5.1 1.5। अब ये ध्यान में रहेगा तो कैसे बन जाएगा, कैसे बनेगा? हमारा बजट का साइज कितना है? 47.65। इसका 5% क्या निकलेगा, है ना। सॉरी ये जीडीपी होता है, सॉरी
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जीडीपी याद रखेंगे, जीडीपी, क्योंकि हर साल जीडीपी याद रखना होता है। तो जब जीडीपी याद रखेंगे तो जीडीपी जब याद रहेगा उसका 5% निकाल लेंगे तो ये निकल लेगा, इसका ये निकालेंगे तो ये निकल लेगा। ठीक है, 2 चीज याद रखना होता है, ये सब कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब देखिए वही चीज बताया है कि रेवेन्यू रिसीट जो हमारा राजस्व जो हम लोग पैसा कमाते थे टैक्स वैक्स से, उसमें क्या परिवर्तन आया है हर साल में। तो बताया कि देखिए इस बार हम लोग 30% है ना, 30% रेवेन्यू रिसीट, मतलब 100 रुपया कमा रहे 30 रुपया रेवेन्यू रिसीट से कमाना स्टार्ट किया। पिछला साल 27% कमाए थे। कैपिटल रिसीट देखिए हम लोग संपत्ति बेचना कम करे। कैपिटल रिसीट मतलब पूंजीगत प्राप्ति मतलब लोन, पूंजीगत प्राप्ति मतलब संपत्ति बेचना, तो हम लोग कम कर रहे हैं ना, अच्छी बात है। पहला पिछला साल 17.9 था, इसलिए 17.6 हुआ, इसलिए तो हमारा पिछला साल 5.9 था फिस्कल डिफिसिट और 5.1 हो गया। फिर ये खर्चे हैं, हम लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, रेवेन्यू में जितना जितना सैलरी देंगे उतना खर्चा हो रहा था, हम लोग ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब पिछला साल हम लोग 35% 100 रुपए में 35 रुपया ही दे रहे थे रेवेन्यू में, अब हम 36 दे रहे थे। कोई काम, ये सब याद करने लायक चीज नहीं है, कोई काम का चीज नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि इस बार कंपेरिजन किया गया। अब सबसे ज्यादा जो पैसा मिला है डिपार्टमेंट्स को, वो मिला है रक्षा मंत्रालय, कितना मिला 6.2 लाख करोड़। 47 लाख में अकेले 6 लाख किसको मिला है, डिफेंस को मिला, मतलब 8%। हमने पहले बताया था डिफेंस को 8% मिला है ना। सड़क को फिर मिला है 2.78, ये सब याद रखना। रेलवे को ध्यान रखना है 2.55 लाख करोड़ मिला है रेलवे को, है ना। रेलवे बजट इसलिए साथ में होता है, इसलिए रेलवे को 2.55 मिला है। 6.2 रक्षा मंत्रालय को मिला है, खत्म। और याद नहीं, ग्रामीण विकास को याद रखना, ये सब कोई काम करने, ठीक है। ये है स्कीम को भी, है ना, ये तो बजट डिपार्टमेंट को कितना मिला। अब उसके अंदर स्कीम्स को भी मिलता है ना, कि सबसे ज्यादा किस स्कीम पे खर्चा सरकार कर रही है, नल जल पे खर्चा कर रही है सरकार, प्रधानमंत्री आवास योजना पे कर, सबसे ज्यादा सरकार कर रही है मनरेगा पे खर्चा। कितना कर रही है देखो तो 86,000 करोड़ रुपया। सरकार मनरेगा पर 86,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है इस साल। और आयुष्मान भारत जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना होता है ना, उसमें सरकार 7500 करोड़ खर्चा कर रही है। सरकार कुछ प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम में सरकार 6200 करोड़ खर्चा कर रही है। सरकार आपका सोलर पावर ग्रिड पे इस वर्ष 8500 करोड़ खर्चा कर रही है। सरकार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो सरकार जो लॉन्च किया है, मतलब जो सरकार को है कि हाइड्रोजन पे चलाना है, उस सरकार 600 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है ना। ये सरकार का कुछ प्रमुख स्कीम्स पे खर्चा है, जिसमें सबसे ज्यादा सरकार मनरेगा पर 86,000 करोड़ खर्चा कर रही है इस बार। पिछला साल 60,000 करोड़ था, है ना। तो ये एस्टिमेट से ये सब इस बार उतना नहीं याद रखना, क्योंकि हम लोग जब नया आएगा तो हम लोग उसमें सब कुछ चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बजट है। बजट से संबंधित कोई भी डॉट्स आपका नहीं होगा, बजट से संबंधित कोई भी डॉट होगा आप लोग कमेंट्स में करेंगे, है ना, कमेंट्स में करेंगे। कमेंट्स में जितना भी डॉट होगा कि हाँ ये चीज पॉइंट समझ में नहीं आया, तो हम कमेंट्स, आप लोग कमेंट्स करेंगे। पहला काम ये आपका, जितना भी आप आपको एक बार में समझ में नहीं आया बजट ना, दोबारा देख लीजिएगा, टाइम है, आराम से ध्यान से देखना, साथ में कॉपी पेन रखना। सबसे मेन इसमें है कैपिटल रिसीट, ये सब चीजों को समझना कि क्या होता नहीं होता, कि उसमें कंफ्यूजन होता है। बाकी जो लास्ट का मैंने बताया इंटरिम बजट, वो रटने वाला चीज था, वो जितना रट सकते हैं आप, इस बार कितना मिला कहाँ मिला रट जाइए, डाटा याद रखना है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, कितना स्कीम पे क्या मिला एमसीक्यू के माध्यम से याद हो जाएगा। लेकिन जो शुरुआत का जो मैंने स्लाइड चलाया, लगभग 20-25 स्लाइड चलाया, वो समझने वाला चीज था। हर साल के लिए काम आएगा, लाइफ टाइम काम आएगा। जब जब बजट आएगा, जब जब उस शब्द का उल्लेख होगा, और उसको आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अभी हमारा बिहार बजट भी आएगा, है ना, बिहार बजट भी आएगा, तो हम लोग उसको भी समझेंगे, ठीक है। फरवरी के लास्ट में आएगा, तो हम लोग बिहार बजट को भी समझेंगे, तब ये सब पॉइंट्स को नहीं समझे, फिर हम लोग बिहार बजट में केवल समझेंगे क्या क्या चीजें आए। तो ठीक है, सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत लंबा सेशन चला है ऑलरेडी। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, लाइक शेयर करेंगे। ऐसा वीडियो आपको बहुत कम मिलेगा यूट्यूब पे, आप इस बात को मानिए, बहुत ही कम मिलेगा। इतना डिटेल में चीजें नहीं बताया था, सब लोग बस टाइम पास करेंगे, जल्दी करवा देते हैं, तो वो नहीं, आपको हर एक चीज एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया है, तो वो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।